संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इस संस्था का वेलकम करने के लिए आज हमारे बीच में एसबीएस अकेडमी के लोग प्रेजेंट हैं। एसबीएस के फाउंडर श्री राकेश कुमार जी हमारे साथ में हैं। मैं उनको वेलकम करूंगा कि वो आए, अपनी अकेडमी के बारे में कुछ बताएं, वो कैसे हम डिसेबल्ड लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी टीम यहाँ पे एक वेलकम सॉन्ग प्रेजेंट करेगी। श्री राकेश कुमार जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो एसबीएस अकेडमी एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम बच्चों की पढ़ाई का, दिव्यांग लोगों के लिए एम्पावरमेंट का और जो भी जरूरतमंद है उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एफर्ट बड़ा ही छोटा है, बट हम ये समझते हैं कि शायद सही डायरेक्शन में है, लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं और लोग इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। आज हम आपके सामने अपने एक छोटे से स्कूल में कुछ विद्यार्थियों को लेकर आए हैं जिन्होंने बहुत ही लगन से आपके वेलकम के लिए एक गणेश वंदना के ऊपर डांस किया है। हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे, और जो सोचते हैं कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। जो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम आपको हेल्प करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप उसमें क्या बेनिफिट ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, क्या सही चैनल है इंफॉर्मेशन का, और कहाँ पे आपको एनर्जी लगा के बेनिफिट मिल सकते हैं। आई थिंक इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में जितना भी हम आपका सहयोग करना चाहेंगे हम करेंगे, और आगे भी फ्यूचर में अगर ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। श्री राकेश कुमार to please come on the stage for the Ganesh Vandana and their performance, please. Please welcome the children, please. Children again. Rakesh. अभी बहुत ही छोटे बच्चे पे हम लोगों को इन्वाइट किया गया, तो आई थिंक बच्चों ने अपना एफर्ट किया। गुप्ता जी को हम बुलाना चाहेंगे। गुप्ता जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। आई थिंक आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं एंड वी आर ऑलवेज विद यू। अकेडमी की तरफ से हम आपको कैसे देना चाहेंगे। और आई थिंक ये 2 दिन का प्रोग्राम है। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पूरी एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि ये सब कुछ जो मिला है ये सब आप लोगों का है। आप लोगों ने जो इतने सालों से मेहनत की डीयर के लिए, और आज एक इतना बड़ा प्रोग्राम जो हम लोग शायद पूरे देश में पहली बार इस प्रकार का एक प्रोग्राम कहीं भी हो रहा है, जहाँ कर्मचारी, सबसे बड़ी बात सर मैं आपको कोई शेयर करना चाहता हूँ यहाँ से, कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके अंदर ना तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन है, ना इस संगठन ने कोई अपने पास से पैसा दिया है। जितने ये सारे लोग आए हैं ये सब लोग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से अपनी छुट्टी, अपना पास, अपनी होटल एकोमोडेशन और इस इवन ये जो चाय और खाने का पैसा है वो भी इन्होंने अपने आप खर्च किया। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत ऑफिशियली उसको अनाउंसमेंट करते हैं कि हम आगे के प्रोग्राम्स को अपना मिनट टू मिनट जो हमारा प्रोग्राम है उसको आगे करेंगे। और हम एक बार राकेश कुमार जी और उनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू द टीम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैडम। कोशिश करेंगे कि जो भी ये टाइम टू टाइम हमारा शेड्यूल है उसको हम पिकअप करें, और आपको आज के दिन में आप लोग इतनी मेहनत से आए हैं तो आपको इस आज के दिन का पूरा बेनिफिट मिले। इस संस्था के इनिशिएशन के बारे में नॉर्दर्न रेलवे फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन बना, उसके बाद हम इसको इंडियन रेलवे के ऊपर लेके गए जहाँ पे इसको DEAR डिसेबल्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ रेलवे बनाया गया। इसकी शुरुआत आज से की गई है, और इस पे जो भी इसकी एक जर्नी रही है, इसकी यात्रा रही है, उसके बारे में मैं श्री अशोक कुमार यादव जी से कहूँगा
को विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे। फिर हम अपना चैप्टर वाइज प्रोग्राम, किस किस चैप्टर पे हमने जो भी किया है, आपको काम करने के लिए कैसे आपको काम करना है, अपने ऑफिस में क्या करना है, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। पर सबसे पहले अशोक कुमार यादव जी इस संस्था के स्थापना, इसकी जर्नी और आज हम जहाँ पे पहुंचे हैं, इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। श्री अशोक कुमार यादव जी। और जैसा कि अभी मुकेश जी ने बताया था कि सब कुछ आप अपने आप को खर्च करके आए, किसी के कोई सहारे नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी बात हमारी एसोसिएशन की आज ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आपको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में सक्षम हैं। और अपने लिए जोरदार ताली बजाइए सब लोग। क्योंकि महिलाओं का कहीं भी जाना, घर छोड़ के आना और ऐसे प्रोग्राम में आना माइंड सेट है यार, इनको कम से कम दो अभी तक का जो है। तो वो क्या करते हैं, उनके हाथ में है फाइल। मेरे पास एक लड़की है, एक वेलफेयर इंस्पेक्टर की है, प्रमोशन देने की, और मैं बॉस हूँ। तो मेरे हाथ में जब फाइल है, तो मेरे पास एक ताकत है ना कि मेरा पहला पॉइंट आ रहा है जी, या मेरा पहला पॉइंट मैं OS पास का रिजर्वेशन दे दूंगा ना, तो मुझे अभी रिजर्व करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, वेलफेयर इंस्पेक्टर की फाइल साइन कर देता हूँ, वेलफेयर इंस्पेक्टर को क्योंकि पोस्ट आइडेंटिफाइड है, और डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये कोई नीचे है ही प्रमोट करने के लिए वैकेंट छोड़ दी। OS पे रिजर्वेशन दे दिया, वहाँ वैकेंट छोड़ दी, हो गया सत्यानाश। ये मैनिपुलेशन हो गया। इस मैनिपुलेशन से हमें सावधान होकर चलना है। उसका तरीका फिर यही है कि या तो हम उनको कहें कि आप अलग अलग हर पोस्ट का अलग अलग बनाइए और नॉन आइडेंटिफाइड के एलिमेंट को क्लियरली आइडेंटिफाइड पोस्टों के रोस्टर में लाइए। और यह जॉइंट बनाते हैं तो हमारे कम से कम एटलीस्ट एक एक डिवीजन में एक एक दो दो आदमी इतना मोटे तौर पे उसको समझ लें रोस्टर को कि वो मैनिपुलेशन ना हो। तो ये दो मैनिपुलेशन के तरीके हैं जिसको कि बहुत ज्यादा अपनाया जाएगा कि जिन पोस्टों में वो देख लेंगे यार इस पोस्ट पे ना डिसेबल लोग कम आते हैं, आइडेंटिफाइड पोस्ट जब आए तो इसकी प्रोफाइल पहले निकालो बाय यू कैन डू, और इस पोस्ट के नहीं आएंगे इसकी बात निकालो। तो ये इश्यूज इसके अंदर आएंगे। अब इस समय में मैं आपको उतना ही नोट करते हैं, इसके आगे मैं आपके पास दो बार और आपका दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। हमारे और भी साथी सुनील सिंह जी, वो आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने जो उन्होंने, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, थोड़ा सा मैं 1 सेकंड हट के बात कहूँगा। सुनील सिंह जी मुझे बहुत कुछ अपनी तरह से लगे। पूरी इंडियन रेलवे में अगर मैं कहूँ, मैं प्रवीण जी आपके सामने तो कह ही रहा था, उस बात पे सबके सामने दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई बात छिपाने की आदत नहीं है। लोगों में कमिटमेंट की कमी है हमारे साथ। वो कारण क्या है मुझे नहीं समझ रहा था, ईश्वर जानता ही था कि लोग हिचकते हैं, डरते हैं, जो भी है। लेकिन सुनील जी हमारे बिल्कुल कमिटेड है। मैं यहाँ से कहता हूँ सुनील जी ये भेजना है आपने, मैं आपको भेज रहा हूँ, ऐसे करो और भेज दो। सुनील जी उसको 2 दिन बाद भेज के ही रहना। और यही वजह है कि नॉर्दर्न रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा काम इंडियन रेलवे में कहीं हो रहा है तो वो ईस्टर्न रेलवे है। और इसके अलावा मैं आज की जो हमारी मीटिंग है, क्योंकि मैं भूल भी जाता हूँ, मैं चाहूँगा हमारे संजय डूंगा जी और एक जो संजय डूंगा जी हमारे कैशियर हैं, वो आज ऊपर नहीं आ रहे हैं, उनकी भी आप स्वागत करें। और एक हमारे पंकज जी हैं क्या, तो इन 2 लोगों ने पर्दे के पीछे रह के बहुत काम किया इस मीटिंग के लिए। पंकज जी हमारे नॉर्दर्न रेलवे के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और अम्बाला डिवीजन के डिवीजनल सेक्रेटरी हैं। तो जैसे मैं, अशोक यादव जी या हमारे विवेक जी काम कर रहे हैं, इन 2 लोगों ने भी बहुत काम किया। तो सुनील सिंह जी आप दोस्तों, मैं खड़ा होकर ही बोलूँगा, बैठ के बोलने में थोड़ा समस्या होता है। आज जिस विषय पर मुझे बोलना है, जो मैं सोच कर रखा हूँ, उसी के संबंध में और उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने अपना परिचय देते हुए, मैं सुनील कुमार सिंह, असिस्टेंट जोनल सेक्रेटरी DJV एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ रेलवे,
और जोनल सेक्रेटरी हूँ इस करने लगा। अपने सभी सेंट्रल एक्सिक्यूटिव बियरर और भारतवर्ष के प्रत्येक जोन से आए हुए सभी हमारे सहभागियों को मैं अपने तरफ से अभिनंदन देकर आज जो हमें सीखना है, जानना है, उसके विषय में 2-4 शब्द मैं बोलूंगा। रूल्स, नियमें क्या है, कैसे करना है, कैसे उसको लागू करवाना है, क्या लागू हुआ है, इस सब के ऊपर बहुत आलोचना हुआ। मुकेश जी ने, विवेक श्रीवास्तव जी ने बहुत से बातें आप लोगों को बताई। दोस्तों, एक बात तो हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा, यदि किसी काम को करना है तो उसके लिए आपका मनोबल हमेशा ऊंचा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। एट एनी कंडीशन आई हैव टू डू दिस, चाहे परिस्थिति हमारे सामने कुछ भी क्यों ना आए, मुझे यह करना है तो करना है। यह उद्देश्य लेकर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो कोई भी काम आपसे पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, अशोक जी ने आप लोगों के सामने हमारे एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अपना मत रखा था। एक समय था भारतवर्ष में एक ही जोन NRPHEWA विकलांगों के, दिव्यांगों के अधिकार के विषय में लड़ाई करती थी, या अधिकार के विषय में सचेत थी, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन से लड़कर, झगड़कर, समझाकर उसके अधिकार को दिलाती थी। इस NRPHEWA को भारतवर्ष के और दोनों के सहभागियों ने, हम लोगों ने फॉलो किया, किसी तरह से उसको जाना, और जानने के बाद 2 साल मुझे अच्छी तरह याद है, 12 और 13 में, जिसमें मैं भी था और हमारे साथ अजीत कुमार जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के, वो भी थे। आज उनकी मां की तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटलाइज है, इसलिए नहीं आ पाए हैं। मैं 2 आदमी कैसे एक ऐसा एसोसिएशन बने जो हमारे प्रत्येक विकलांग भाइयों के अधिकार के लिए सचेत हो, लड़ाई करे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ करके उसके अधिकार को दिला सके। 2012 और 2013 में जब यहाँ पे मीटिंग हुई दिल्ली में कनाट प्लेस में, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम एक ऐसा एसोसिएशन बनाएंगे जो कि भारतवर्ष के प्रत्येक जोन में प्रत्येक दिव्यांगों के लिए, प्रत्येक विकलांगों के लिए, प्रत्येक डिसेबल्ड के लिए काम करेगी और उसके अधिकार को दिलाएगी, तो उसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े। दोस्तों, 2014 में वो एसोसिएशन बनकर खड़ा हुआ जो कि आपके सामने आज हाजिर है। दोस्तों, हम आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, बहुत लोगों के दिमाग में बात होगा कि मैं ड्यूटी करता हूं 8 घंटा, नौकरी करने के बाद क्या एसोसिएशन का काम करना मेरे लिए संभव है? मैं तो खुद शरीर से ठीक नहीं हूं, स्वस्थ नहीं हूं, तो मैं कैसे ड्यूटी के उपरांत इस काम को कर पाऊंगा? दोस्तों, वहीं पे आपकी मनोबल की जरूरत है। आपको एक बात बताऊं, कौन अपने वर्किंग प्लेस से कितने दूर पे उसका जोनल हेड ऑफिस है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं जिस जगह पे काम करता हूं, मेरा जो वर्किंग प्लेस है, उस वर्किंग प्लेस से मेरे जोनल का हेड ऑफिस 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रखता है। 50 किलोमीटर के अंतर पे मेरा घर है और मेरा ऑफिस है, और वहां से मैं 50 किलोमीटर की दूरी पे जाकर
अपने अधिकारियों के साथ संपर्क रखकर, अपने अधिकारियों के साथ कॉरस्पॉन्डेंस रखकर, अपने अधिकारियों को समझाकर आज ईस्टर्न रेलवे में जो 150 साल के इतिहास में किसी एसोसिएशन ने, किसी यूनियन ने जो काम नहीं कराया, आज हम लोग 2014 के बाद इस एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद उस काम को हमने एक अंजाम का रूप दिया ईस्टर्न रेलवे में। क्या किया नहीं किया ये बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, वो सबके सामने है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके भीतर एक संपर्क बनाने की भावना है, जिस संपर्क के द्वारा आने वाले भविष्य में आप वहां से कुछ मुकाम पा सकते हैं, तो आपको ये बात अपने दिमाग में रखना होगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं, 1 महीने पहले का, इसके पहले का बहुत सा एग्जाम्पल है, मैं उस एग्जाम्पल पे नहीं आऊंगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं 1 महीने पहले का। आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठाएंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके इस काम को करने में एक बहुत बड़ा सहयोगी बने। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, मैं अपने हार्निया का ऑपरेशन के लिए। 1 तारीख को मेरा हार्निया का ऑपरेशन हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज था। 3 तारीख को जिस जगह पे मैं काम करता हूँ वहां पे हमारे नए ऑफिसर ज्वाइन किए, WPO, क्योंकि मैं वर्कशॉप पे काम करता हूँ, तो वहां का जो पर्सनल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो WPO होता है, वर्कशॉप पर्सनल ऑफिसर। जिस तरह डिवीजन में होता है डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, डिवीजन में डिवीजन का हेड होता है सीनियर DPO, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। उसी तरह हमारे यहाँ एक ऑफिसर ज्वाइन किए, WPO, वर्कशॉप पर्सनल ऑफिसर। मैं हॉस्पिटल में था बेड पे, क्योंकि फोन हमारे पास रहती थी, हमेशा इंफॉर्मेशन मिलती ही रहता था, कौन आया कौन गया, ईस्टर्न जोन में कहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंडियन रेलवे में कहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है। क्योंकि मैं डीआर के प्रत्येक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, इसलिए इस संपर्क को रखना होता है और संपर्क बनाए रखना जरूरी भी होता है। मैं 4 तारीख को हॉस्पिटल में था और 4 तारीख को ही हमने अपने WPO का एक मैसेज भी भेज किया कि आप कांचा पर वर्कशॉप में नए ज्वाइन किए हैं, आपको हमारा एसोसिएशन स्वागत करता है। क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, आपसे मुलाकात नहीं कर सकता, मैं जब स्वस्थ होऊंगा और ज्वाइन करूंगा तो आपसे मिलकर अपने एसोसिएशन की तरफ से आपका वेलकम करूंगा। तब तक मेरे इस फोन के माध्यम का जो वेलकम है इसको आप एक्सेप्ट करें। दोस्तों, ये भेजने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, ये मैसेज मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मैसेज हमने भेजा, क्यों भेजा? इसलिए कि मैं जिस वर्किंग प्लेस पे काम करता हूँ वहां भी 7-8 हजार लोग काम करते हैं और वहां भी हमारे दिव्यांग भाई करीब 300 से 400 काम करते हैं। तो उनके अधिकार के लिए यदि किसी बात को समझाना है, किसी बात को उनके दिमाग में लाना है, तो ऐसे ऑफिसर जो हमारे काम में आ सकता है उसके साथ संपर्क बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि संपर्क कहीं भी आपको किसी भी काम को करने में बहुत बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखलाएगा, पॉजिटिव आपको एश्योरेंस लाएगा। इसलिए यह जरूरी होता है कि आप जिस वर्किंग प्लेस पर हैं वहां पे जो कोई ऑफिसर जो कि आपके काम लायक हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। प्लीज साहब पीछे में जो बात कर रहे हैं इधर सुने। अरे यार बोलो बोलो। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ जितने ऑफिसर है सबके साथ आपका जोगाजोग होना चाहिए, सबके साथ आपका कांटेक्ट होना चाहिए, या सबके साथ आपका रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन होना बढ़िया बात है, लेकिन विशेषकर उसके साथ रिलेशन आपका जरूर होना चाहिए
जिसको लेकर आने वाले दिन में आप अपने अधिकार के लिए जा सकते हैं। इसी का नतीजा था कि हमने WPO को मैसेज भेजा। मैसेज भेजने के बाद जब मैं ज्वाइन किया 22 दिन के बाद फिजिकली कच्चापारा का टीम को लेकर उनसे मिला और उनको वेलकम किया फूल का एक गुलदस्ता देकर, और वे बहुत प्रसन्न हुए। अभी कुछ दिन पहले हमें खबर मिला कि मेट्रो रेल के PCPO ने ज्वाइन करने वाले हैं, उनको भी हमने इसी तरह से मैसेज भेजा। कहने का मतलब दोस्तों कि आप जिस वर्किंग प्लेस पर काम करते हैं वहां के ऑफिसर के साथ आपका एक गुड रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन आपके काम को पॉजिटिव रूप देगा, इसलिए रिलेशन बहुत जरूरी होता है। आज चूंकि मैं जोन के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए जोनल रेलवे के हेड ऑफिस में यदि कोई बड़े ऑफिसर आते हैं तो मैं चेष्टा करता हूं कि उनके साथ पहले फोन से जुड़ूं, उसके बाद उनसे फिजिकली जुड़ूं। तो जो जिस स्तर पर काम करता है, जिसका वर्कशॉप है, जो डिवीजन में है, जो आपको जिस जगह पर क्यों ना हो, उसको अपने जगह से उस ऑफिसर के साथ अपना एक रिलेशन बनाना जरूरी है, ताकि आने वाले दिन में उनके साथ यदि कोई काम हमें लेना हो तो उनके पास मेरा एक पॉजिटिव जगह बना रहे। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि आप अपना रिलेशन बनाएं। रिलेशन आपका वहां ठीक रहेगा, आपका नीचे में भी रिलेशन ठीक रहेगा। यदि आपका रिलेशन ऊपर में ही ठीक नहीं है तो नीचे में कैसे ठीक होगा? इसलिए रिलेशन आपको जिस तरह से ऊपर ठीक रखना जरूरी है, उसी तरह से आपको रिलेशन नीचे ठीक रखना जरूरी है। दोस्तों हमारे यहां से जितने भी डिवीजन है, सारे डिवीजन, सारे वर्कशॉप मैं जहां पर काम करता हूं उसकी दूरियां 50 किलोमीटर से कम नहीं, अधिक ही है। फिर भी चूंकि मेरा मन यह है कि मुझे काम करना है एसोसिएशन के लिए, मेरा मन यह है कि मुझे काम करना है उस दिव्यांग भाइयों के लिए जिसने अपने अधिकार को पाया नहीं, कि उनके अधिकार को दिलाना है। इसलिए मुझे 4 स्पेशल छुट्टी मिलता है, इसका मैं परवाह नहीं करता। उपरांत अपने LAP को खर्च करके, अपने CL को खर्च करके मैं कभी एक डिवीजन में जाता हूं, तो कभी दूसरे वर्कशॉप में जाता हूं, तो कभी दूसरे डिवीजन में जाता हूं, तो कभी दूसरे वर्कशॉप में जाता हूं, कभी मेट्रो रेल में जाता हूं, तो कभी CLW जाता हूं। आपको भी इस जगह को ठीक रखना होगा कि आने वाले दिन में यदि एसोसिएशन के लिए और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको संपर्क प्रत्येक जगह बनाना होगा। एक समय था कि मैं केवल जोन में ही काम करता था। जोन के काम करने के बाद सेंट्रल सिक्योरिटी का एक ऑफिस बेयरर बना, उसके बाद आज उससे भी ऊपर वाले मुकाम पे जगह पहुंचा हूं। कहने का मतलब कोई एक दिन में तैयार होता नहीं है। आप यदि आज से भी अपने काम को अंजाम देने का प्रयास यदि करें, आज नहीं तो कल आप उस प्रयास में जरूर सफल होंगे। क्योंकि एक 2 लाइन का शेर है, आपको बोलूंगा, उसको समझेंगे तो इसका मायने बहुत लगाएंगे। कर खुद को बुलंद इतना, कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहने का मतलब आप अपने आप को ऐसा तैयार करें कि आपका सुपीरियर, आपका ऑफिसर जिसको लेकर आपको काम करना है, जिससे आपको अपना अधिकार मांगना है, वो आपसे पूछे कि बोलो आप क्या चाहते हो। आपको एक कल की बात बताता हूं। पूरे इंडियन रेलवे में डिसेबिलिटी के ऊपर अवार्ड यदि कहीं चालू हुआ है, फैसिलिटेशन अवार्ड यदि कहीं चालू हुआ है, तो वो अवार्ड चालू हुआ है केवल ईस्टर्न रेलवे में।
18 जून के भीतर यदि ये अवार्ड कहीं चालू हुआ है तो ईस्टर्न रेलवे में, और इसको हमने चालू कराने के लिए उसी रिलेशन का उपयोग किया था जिस रिलेशन के विषय में आप लोगों को समझाया। रिलेशन मेरा उस एसपीएफ के सेक्रेटरी से अच्छा था, इसका नतीजा था कि रात को 11:30 बजे कोई ऑफिसर किसी के साथ बात नहीं करता। रात को 11:30 बजे उस ऑफिसर के साथ मैं चैटिंग कर रहा था और उनको व्हाट्सएप पर चैटिंग करके बता रहा था कि सर यदि इसको यदि चालू किया जाए तो इससे दिव्यांगों को बहुत एक अधिक उत्साह मिलेगा और इस उत्साह के माध्यम से उससे हम अधिक काम ले पाएंगे क्योंकि इंडियन रेलवे के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, वो फैसिलिटेशन अवार्ड चालू हुआ। इस साल डिसेबिलिटी डे के ऊपर उस फैसिलिटेशन अवार्ड को देने की शायद जीएम से डेट मांगा गया है, शायद वो डेट 14 तारीख होने जा रहा है। कल जब मैं शाम को रेल होमों से लौटकर हम लोग चाय पानी कर रहे थे करीब 6:30-7 बजे करीब, उस समय हमारे सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड के सेक्रेटरी फोन किए कि आप 14 तारीख के लिए तैयार रहें। 14 तारीख को फेलिसिटेशन अवार्ड दिया जाएगा डिसेबिलिटी का, उसके लिए मुझे कुछ आपका हेल्प चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों, ये कॉरेस्पॉन्डेंस, उनके साथ संपर्क यदि आपका ठीक है तो ऑफिसर आपको खुद खोजेगा कि मुझे जरूरत है, अब तुम मुझे हेल्प करो, अब तुम मुझे मेरे बगल में खड़ा हो जाओ। इस तरह से पहले उनके साथ संपर्क हमने बनाया, चाहे फोन के माध्यम से हो, उनके पास जाकर हो या उनको लेटर दे के हो। इसी ऑफिसर की मैं बात करता हूं क्योंकि एक एक एग्जाम्पल दूंगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करें जिससे कि हमारे काम करने में सुविधा हो। 2014 के बाद 2016 में जब RPWD पास हुआ, 2017 में जब RPWD रूल जब लागू हुआ, उस समय हमने लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया हेडक्वार्टर में पीसीपीओ से और जीएम से कि हमारा ये अधिकार है, इस अधिकार के तहत हमें ये फैसिलिटी मिलना चाहिए। दोस्तों, लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस में पहला लेटर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं अपने सेंट्रल सिक्योरिटी बियरर मुकेश गुप्ता के कांटेक्ट में हमेशा रहता हूँ, अशोक यादव के कांटेक्ट में हमेशा रहता हूँ, ताकि हमें एसोसिएशन का काम करना है, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने अधिकार को छीनना है, जो अधिकार हमें नहीं मिलता है उसके लिए अपने सक्रिय संपर्क रखना है। मैं इनके साथ संपर्क में रहता था। इन्होंने कहा सिंह जी नहीं हुआ, आप फिर दूसरा लेटर दो। 2 महीने के बाद में दूसरा लेटर दिया, उससे भी नहीं हुआ, फिर रिमाइंडर दिया, तीसरा लेटर 2 महीने के बाद, कॉपी दिया जीएम को, कॉपी दिया सीपीओ एडमिन को, कॉपी देते गया। चौथा, पांचवा, छठा, 6 लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद हमें बुलावा आया कि आप आओ, आपके साथ बैठकर बात करेंगे। दोस्तों, 2016-2017 तक हमने 6 लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस किया था। टोटल लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे लेटर जो है हमारे पास आज भी पूरे फाइल में है। जब बुलाया किसने, पीसीपीओ ने ऑर्डर दिया कि एसपीएफ के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ आप बात कीजिए। एसपीएफ के सेक्रेटरी के साथ जब बात करने गया, हमारे साथ हमारे जोनल प्रेसिडेंट हजारी मंडल भी थे, यहाँ मौजूद हैं, आप लोग पता कर सकते हैं उनसे। जब बातचीत होने लगी, उन्होंने कहा चूंकि मैं अपने अधिकार को मांगने गया हूं, मैं भिक्षा मांगने नहीं गया उनसे कि आप हमें भिक्षा दे दो थोड़ा, मैं उनसे अधिकार मांगने गया हूं। तो लेटर का जो भाषा था मेरा अधिकार का था। मैं वहां पे एक वर्ड यूज किया था, शुड भी, मेरा अधिकार है, शुड भी, उसको यूज करने के बाद में लिखा था। वहां पे उस साहब ने कहा कि लेटर में शुड भी शब्द का यूज नहीं किया था, मैं भी शब्द का यूज किया था, आपने मैं भी क्यों नहीं यूज किया, शुड भी क्यों यूज किया।
उस साहब को हमने कहा था कि सर आपसे मैं भिक्षा मांगने नहीं आया, आपसे आपके पॉकेट से मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं वो मांगने आया हूँ जो अधिकार हमें रेल ने दिया है, उस अधिकार को आप देंगे, क्यों नहीं देंगे? यदि नहीं देंगे तो इस अधिकार को मैं लेकर आऊंगा। और इसीलिए मैंने मैं शब्द का उपयोग नहीं किया, शुभ शब्द का उपयोग किया, और इसको लेकर उनके साथ थोड़ा मेरा हॉट टॉकिंग भी हो गया। अल्टीमेटली चूंकि मैं अपनी जगह पर ठीक था, उन्होंने कहा कि सूट भी आपने यूज किया है इस लेटर के लिए, वो लेटर हमें दिखलाइए। वो लेटर कहाँ? हमने रेल बोर्ड का लेटर, पीसीपीओ का लेटर उनके सामने रख दिया। दोस्तों, जैसे उनके सामने रखा, देख करके उनका टोटल बायोग्राफ चेंज हो गया। बायोग्राफ जो हमारे एंटी मूड बायोग्राफ था, वो जो है एंटी मूड से पॉजिटिव मूड में आ गया। कहने का मतलब दोस्तों कि यदि आप कोई लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस में आपके पास फुल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। पूर्ण रूप से जिस लेटर को लेकर आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं उसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी आपको होना चाहिए। यदि आपके पास जानकारी नहीं है, बिना जानकारी का, बिना लेटर के विषय में सूचना लिए और आप लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, कहीं यदि कोई ऑफिसर आपको उसको बता देता है कि आपने इसके लिए अपना डिमांड प्रस्तुत किया है, आप हमको टोटल डिटेल्स दीजिए, और डिटेल्स यदि आप उसमें सबमिट नहीं कर पाते हैं, वहां पे आप लेकिन टोटल फेल्यूर हो जाएगा। और ये बात यदि फेल्यूर हो गए तो हमेशा के लिए उनके दिमाग में आपके प्रति एक निगेटिव भावना बैठ जाएगी। इसलिए निगेटिव भावना न बैठे, हमेशा आपके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका रहे। इसके लिए जिस तरह से आपको अधिक जानकारी रखना जरूरी है, जिस तरह से लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करके लेटर का आपके पास फुल डॉक्यूमेंट्स रहना जरूरी है, उसी तरह से उनके साथ एक संपर्क रखना भी अच्छा जरूरी है। दोस्तों, आपका यदि संपर्क अच्छा है, आपका लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छा है, आपका यदि उनके साथ जोगाजोग अच्छा है, आने वाले दिन में देखेंगे आपको जितना जरूरत उनसे होगा, उनको भी कहीं आपसे अधिक जरूरत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसके पीछे कारण है, आज हम लोग एक ऐसे कैटेगरी हैं जिस कैटेगरी को लेकर किसी के दिमाग में कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता, कोई दूसरे रूप में न लेगा, क्योंकि उस कैटेगरी के लोग यहाँ पे हैं। उस कैटेगरी के लिए लोग सोचते हैं, किसके लिए? जो एससी है, जो एसटी है, जो ओबीसी है, उनके लिए सोचने वाला एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसके लिए दिमाग में बात बैठा कर रखने वाला ऑफिसर भी है। लेकिन हमारे लिए न कोई सोचता है और न हमारे लिए कोई अपना दिमाग दौड़ाता है। क्योंकि आप उस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, उस कैटेगरी को आपको अच्छी तरह जानना होगा। यदि आप अच्छी तरह जानेंगे तभी आप जाकर के अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, अपने ऑफिसर के सामने, अपने जहन की बातों को, अपने मन की बातों को उनके सामने रख पाएंगे। जब उनके सामने अपने मन की बातों को रखेंगे, वो समझेंगे ये व्यक्ति कहीं अधिक जानता है अपने कैटेगरी के विषय में, वो भी अपना एक जिज्ञासा, वो भी अपना एक मन का जो कुछ जानने की प्रवृत्ति है आपका सामने रखेगा कि तो आप भी बताइए कि आपको लोगों के लिए और क्या क्या जरूरी है, क्योंकि करने से आपका अधिकार मिल सकता है जो कि अधिकार अभी तक नहीं मिला, या जिस अधिकार का आप वंचित है। दोस्तों, इसलिए जरूरी होता है आपको अपने संबंध में जानना। जरूरी होता है जो मैं बात बोला उसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी रखना। और एक बात ध्यान रखेंगे, जिस तरह से आप ऑफिसर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस रखते हैं, उस तरह से आप अपने सहभागियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ काम करते हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनको लेकर आप चलते हैं, उनके साथ भी संपर्क रखना जरूरी होगा। यह जरूरी है। यदि जरूरी इसको संपर्क रखते हैं तो देखेंगे कि वो भी आपके कहीं आपके भीतर कोई माइनस पॉइंट है, कहीं आप मिस करते हैं, तो वो आपको उस
उस जगह को याद दिलाएंगे और उस जगह पर आपको खड़ा रहेंगे, जिसका नतीजा होगा कि आपका पूरा घर परिपूर्ण रहेगा, कहीं पे किसी चीज का कोई कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, अधिक समय में लिया, समय के भी अभाव है, मुकेश जी आ चुके हैं। मैं अपना वक्तव्य यही पेश करूंगा। आप लोगों को कहूंगा कि इसके बाद की जो बातें उसको अच्छी तरह से फॉलो करें, उसके हिसाब से आगे बढ़े। ये बोल कर अपना वक्तव्य पेश करता हूँ। धन्यवाद। हम लोग और 2-3 चीज़ों पर वो थोड़ा सा बात करेंगे, और उसके बाद ओपन सेशन के लिए हम लोग रखेंगे समय। सबसे पहले हम लोग एक RTI, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि अगर इस देश में आज़ादी के बाद एक आम व्यक्ति के लिए, मुझे लगता है सबसे मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से इसको बहुत महसूस करता हूँ, सबसे अच्छा अगर कुछ हुआ है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जरूरत केवल इस बात की है कि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में जो एक धारणा सरकारी कर्मचारियों के बीच में बैठती जा रही है, स्पेशली मैं कहूँगा कि जिसके पास कहीं से कोई RTI आ जाती है उसके मन में, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि वहाँ एक फाउंडेशन है, और मैं तभी कह रहा हूँ कि ये सरकार का पूरे देश की आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण एक काम ऐसा है जो किया गया है एक आम आदमी के पक्ष में, जहां आपको ये अधिकार दिया गया है कि आपको सूचना मिलेगी एक सर्टेन टाइम के अंदर, इसलिए वो परेशान होता है। दूसरा एक कारण क्या है कि कुछ लोगों ने उसका अननेसेसरी यूज भी करना शुरू कर दिया है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता, और हमारे जैसे आपके जैसे कर्मचारी हम लोग परेशान होते हैं उसके से। जैसे तो इसका मतलब अगर प्रॉपर रोस्टर मेंटेन हो और प्रॉपर बैकलॉग कैलकुलेट किया जाए तो हजारों की संख्या में हमारे जो डिसेबल साथियों के लिए नौकरियां रेलवे में बन सकती हैं। तो हम लोग उसी को लेकर के जब वो हमारे पास RTI से इंफॉर्मेशन आ गई तो हम लोगों ने चीफ कमिश्नर के केस लगाया, और उसमें सारी जॉनल रेलों के साथ साथ रेलवे बोर्ड को भी पार्टी बनाया, और चीफ कमिश्नर ने उसके ऊपर मई 2022 में भी फैसला दिया था कि आप पूरी इसके अंदर एक छापने से रोस्टर बनाइए, बैकलॉग कैलकुलेट करिए, और वो सारा प्रोसेस आपको करना होगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब नोटिस हुआ था, नोटिस होने से लेके और जून 2022 तक, और उसके बाद अभी अगस्त में भी एक लेटर रेलवे बोर्ड से कम 5 बार अलग अलग सभी जॉनल रेलों को लिखा जा चुका है कि आप रोस्टर बनाइए और सर्कुलेट कीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ग्रुप में देखा होगा कि अलग अलग जॉनल के जो PCPO ऑफिस हैं उन्होंने भी अपने डिविजन्स और वर्कशॉप्स को लगातार वो पूरी चिट्ठियाँ सर्कुलेट की हैं। और मैं ये मानता हूँ, जैसे हम लोग कई बार हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं, मैं भी कई बार कहता हूँ कि हमारे चीफ कमिश्नर उतने पावरफुल नहीं है, लेकिन हमें पावरफुल हमें भी बनाना पड़ेगा। और उसका तरीका एक ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कोई फैसला देती है और मिनिस्ट्रियाँ उसको लागू नहीं कर रही, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा ऐसे हों जो हम सरकार को दिखा सकें कि तुम्हारी बॉडी की तुम ही लोग नहीं मान रहे हो, मतलब सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फैसला दे रही है और सरकार की मिनिस्ट्रियाँ उसको लागू नहीं कर रही, तो स्थिति कितनी खतरनाक है। तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और उसी कड़ी को सोचते हुए हम लोगों ने बहुत सारे केसेस एसोसिएशन की तरफ से भी कम 5-6 केसेस फाइल किए लगातार, और उन सब के अंदर हमें फैसले में फायदा मिला। आज कम से कम मैं एक बात कह सकता हूँ कि एक छानने से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रोस्टर की बात है उसमें प्रशासन हिल रहा है। पहले आप लोगों में से किसी ने शायद ये नहीं सुना होगा अपने दफ्तर में भी एक छानने से रोस्टर बनने जैसी कोई बात है। अभी मेरे से मेट्रो रेलवे की हमारे कराई आए हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई वो हमसे पूछ रहे थे कि एक छानने से कैसे बन सकता है रोस्टर। तो मैंने कहा बहुत आसान है, मैंने उनको तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि SPO से बात करना मैं बिल्कुल करूँगा। तो
कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो ऑफिसर आपसे ये कहे कि मुश्किल है, मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था कि कैसे आसानी से बन सकता है। आपको ऑफिसर कहता है मेरे से आप बात करा सकते हैं, किसी और से बात करा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बन सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल एक आ रही है कि माइंडसेट ऐसा है कि हम नहीं बनेगा सर, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की सबसे पहला क्या होता है, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसको काम करना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है, इसलिए उसके पेट में दर्द होता है, परेशानी होती है, और विशेष रूप से इतना पुराना करना पड़े तो उसको और परेशानी होगी, और वो डिसेबल का हो तो और परेशानी होगी कि यार ये तो अभी ये भी रिजर्वेशन मांगने लगे। अभी आप लोगों को ये भी सुनने को मिलना शुरू हो जाएगा, अरे यार इनको भी रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया अब तो ये भी सुनने को मिलेगा। तो अब मैं सिविलियन बात प्रमोशन के लिए कहूंगा कि प्रमोशन अभी स्टार्ट हुआ है। अगर हम सब लोग ऐसे ही शांत बैठे रहे, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए शांत बैठे रहे, बहुत आराम से, मैं भी था उसमें, बार बार हम लोग चिट्ठियां लिखते रहे, लेकिन हम कहीं कोर्ट केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम लोग केवल अपने ही में मस्त रहे, बहुत सारी चिट्ठियां लिख के भेजते रहे, कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ पूरे देश में कि एक चांस का रोस्टर का है। रोस्टर जैसी चीज के बारे में अगर आप सही पूछेंगे तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि रोस्टर होता क्या है, कैसे बनता है, क्या है क्या नहीं, तो कुछ नहीं होगा। तो मैं इस बात पे सबसे ज्यादा टाइम आपसे इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को मैं इस बात के लिए थोड़ा सा प्रेरित कर पाऊँ और आप लोगों को जागरूक कर पाऊँ कि रिक्रूटमेंट का तो अपनी जगह विषय है ही है। जैसे नॉर्दर्न रेलवे में हुआ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट तक से ऑर्डर होने के बावजूद कुछ जगहों पर मात्र डीओपीटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रोस्टर बने, 3% रिजर्वेशन प्रमोशन के। आप समझ लीजिए कि 95% से ज्यादा काम नहीं हुआ, मुश्किल से 5% काम हुआ है नॉर्दर्न रेलवे में। 89 से जो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए था सही तरीके से, उसमें से केवल 5% काम हुआ है। तो आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि अभी वो 89 वाली बात नहीं है या बैकडेट वाली नहीं है, अभी तो जुलाई से है। आप लोग अड़ जाइए, जैसे मैंने कल बार बार कहा, आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों के यहाँ डिपार्टमेंट में एक भी प्रमोशन को करते हैं, आप तुरंत एप्लीकेशन दे दीजिए, 15 दिन बाद रिमाइंडर दे दीजिए, नहीं सुनते उसके 15 दिन बाद आरटीआई लगा दीजिए, फिर 15 दिन बाद नहीं होता तो चीफ कमिश्नर के यहाँ केस फाइल कर दीजिए, और उसमें कोई पैसे नहीं लगते। मैंने कल भी बताया था आपको कितना खर्चा आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप टाइप या करना जानते हैं तो कोई पैसा नहीं, क्योंकि दफ्तर में बैठ के किसी अपने कंप्यूटर पर टाइप करो और 10-20 कागज खरीद के रख लो आपस में मिल करके, और प्रिंट आउट निकालो वहीं से सारी चीज़ों के, जो भी 20-25 पेज निकलेंगे मुश्किल से, टाइप तो मुश्किल से 2 पेज करने पड़ते हैं, बाकी तो फोटो कॉपियाँ लगानी है। और उसके अंदर मैंने फॉर्मेट बता ही दिया आपको, उनको स्कैन करो, मेल कर दो, सीसीपीडी को भी कर दो और अपने जर्नल रेलवे की पीसीपीओ को भी कर दो, और सेफ साइड के लिए सीसीपीडी की यहाँ स्पीड पोस्ट भी कर दो, और पीसीपीओ या सीनियर डीपीओ जो भी आप डिवीजन में तो सीनियर डीपीओ को ही आप लेके उससे स्टैंप लगवा लीजिए, जैसे नहीं आपका काम पक्का, आप बैठ जाओ घर में। विदिन 15 डेज सीसीपीडी के यहाँ से नोटिस इश्यू हो जाएगा, रेलवे को जवाब जरूर देना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ या एसोसिएशन ये चाहती है, और हमारा एक बहुत लंबा इस बारे में एक्सपीरियंस है, और आने वाले समय में हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। मैंने और लोगों से भी बात की रेलवे से बाहर के, जो बहुत सारे लोग सीसीपीडी से टच में हैं, और उनको भी कहा है कि वो ऐसा डाटा बना करके दें। अगर मान लीजिए सीसीपीडी में आपने नोटिस किया और नोटिस का रेलवे जवाब नहीं देती, तो आप यकीन मानिए ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 महीने के अंदर सिंगल पार्टी, अब वन साइडेड पार्टी बना करके सीसीपीडी फैसला करके फैसला रेलवे को भेज देगी कि इम्प्लीमेंट किया जाए। इसका मतलब आप जीत गए केस, और रेलवे फिर लागू नहीं करती। तो ऐसे अगर नंबर ऑफ केसेस हमारे पास बहुत सारे हो जाएं पूरी हिंदुस्तान से, 200, 300, 400 रेलवे के और रेलवे के बाहर के, और अगर एक बात और सोचिए कि चीफ कमिश्नर, क्योंकि हम लोग सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का फायदा एक ये होगा कि सारे के सारे केसेस चीफ कमिश्नर के आ जाएंगे। आप स्टेट कमिश्नर को दो ही मत, आपसे स्टेट कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं है। अगर चीफ कमिश्नर के यहाँ हर हफ्ते एक चिट्ठी, एक केस पहुंच जाए रेलवे का, तो वो तो परेशान हो जाएगा। वहां का ऑफिसर नहीं सोचेगा क्या यार ये रेलवे में क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। ये बात सोचने के लिए चीफ कमिश्नर मजबूर हो जाएगा। अगर उसके पास हर हफ्ते एक केस, 2 केस पहुंचने लगे, मैं ये नहीं कह रहा कल ही जाकर के भेज दो,
क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन अपने ऑफिस को दें। लेकिन आने वाले 6 महीने में अगर इस तरह का 2 महीने बाद शुरू हो जाए कंटिन्यूटी कि हर दफ्तर से और हर मतलब ऑफिस से कोई ना कोई केस जा रहा है और हर हफ्ते में 1-2 केस पहुंच रहे हैं, तो अल्टीमेटली और एक ही सब्जेक्ट में कभी रिजर्वेशन में प्रमोशन लागू नहीं हो रहा, रिजर्वेशन में प्रमोशन लागू नहीं हो रहा, तो उसका परिणाम क्या होगा? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीफ कमिश्नर सुमोटो सोचेंगे इस बात को और वो रेलवे बोर्ड से या रेल मिनिस्टर से या मिनिस्ट्री लेवल पे उसको टेकअप जरूर करेंगे। और अगर वो नहीं करते तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिए इस बात की, फिर हम टेकअप करेंगे क्योंकि हमारे पास डाटा आना शुरू हो जाएगा कि भाई मैंने केस किया था, ये फैसला आ गया, मैंने ये केस किया था, लागू नहीं हो रहा। तो हम लोग डाटा कलेक्ट करके हम लोग मिनिस्टर्स को भेजेंगे, हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कांटेक्ट करेंगे कि मतलब क्या मजाक हो रहा है इस देश। तो आप सब लोग ना इस इशू को लेकर के जाओ, मतलब एक इशू ये बना दो अगले साल के लिए कि हमने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को निश्चित रूप से लागू करा कि आप लोग कोशिश करें। एसोसिएशन ने कोशिश जितनी करनी है एसोसिएशन कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग नहीं कोशिश करेंगे, लेकिन एसोसिएशन क्या कर सकती है? पीसीपीओ को चिट्ठी लिख देगी, आपका जो डिवीजन का डिवीजनल सेक्रेटरी है वो सीनियर डीपीओ को चिट्ठी लिख देगा, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं एप्लीकेशन लिख सकता ना। हर आदमी को तो अपनी एक एप्लीकेशन खुद में देनी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट में, और वो दी जा सकती है। और मैंने पहले कहा कि आप डिपार्टमेंट में ये मत समझो कि केवल सीनियर लेवल की प्रमोशन का इशू है, कोई ना कोई तो प्रमोशन होती है। टेक्नीशियंस की पोस्ट में सैकड़ों भरी जाती है, हर साल सैकड़ों पोस्टें टेक्नीशियंस की भरी जाती हैं, वहां रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। ओपन लाइन की भरी जाती है, वहां होना चाहिए। तुम वहां हमारे आदमी नहीं है, हमारे रिजर्वेशन नहीं दोगे, लेकिन मैंने कल आपको समझाया था कि उसका 4% मेरे को आइडेंटिफाइड पोस्टों में मिलना चाहिए। तो आपको तुरंत देना है कि ये हमारे यहाँ लागू करें। तो इस विषय पे मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा और समय नहीं लूँगा, ये बहुत लंबा हो गया, और यहीं पर इस बात को हम समाप्त करते हैं। इसके बाद मैं अपने कैशियर साहब को कहूँगा कि वो अपना 21-22 का NRPHEWA और DR के अकाउंट को रखें, और उसके आगे का फिर हम लोग हेलो 21 का 18,413 रुपये कैश और बैंक में था 8,15,158 रुपये। कैशल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास डीएल में आया था 92,503 रुपये। लाइफ टाइम में मेंबरशिप आई थी हमारे पास 3,100 रुपये की, यानी कि एक ही एम्प्लॉई की। और पीरियडिकल मेंबरशिप जो हम 700 रुपये की लेते हैं, हमारे पास टोटल अमाउंट आया था 62,200 रुपये। इसके अलावा बैंक में इंटरेस्ट था हमारे पास 5,298 रुपये, 6,109 रुपये, 6,451 रुपये, 5,903 रुपये, और एक एंट्री हमारे पास गलती से आ गई थी NRPHA की 1,500 रुपये की। इसको रिवर्स कर देंगे। चेक अब एक्सपेंडिचर की तरफ देखें तो चेक इशू हुआ था, चेक बुक हमने इशू करवाई थी, उसके चार्जेस लगे थे 142 रुपये। वेबसाइट मेंटेनेंस जो हम चला रहे हैं उसकी मेंटेनेंस के 5,500 रुपये दिए थे हमने। कोर्ट केस के लिए वकील को हमने 20,000 रुपये 21-22 रुपये पे किए थे। स्पीड 20,000 20,000 रुपये। स्पीड पोस्ट 71 रुपीज़ की थी, और रसीद बुक हमने प्रिंट कराई थी 1,500 रुपये की। और जून का जो मीटिंग का प्लान दिया था हमने 3,068 रुपये का दिया था, और इंटरप्रेटर को हमने दिए थे 3,000 रुपये। और कैश हमारे पास पड़ा है क्लोजिंग बैलेंस 36,433 रुपये, और बैंक में है हमारे पास है 9,44,976 रुपये। ये हमारा डीएल का है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 21-22 का। किसी ने कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं मेरे से। 3,89,569 रुपीज। स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास आया है 41,735 रुपए में, और लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारे पास आई थी 10 लोगों की 31,000 रुपए, और पीरियडिकल मेंबरशिप थी 36,400 रुपए।
और टोटल बैंक पे इंटरेस्ट हमारे पास आया था 9,796 रुपये। अब NRPHA का एक्सपेंडिचर है 21-22 का। लेटर पैड्स हमने छुपवाए थे 2,000 रुपये के। इंटरप्रेटर के हमारे पास खर्चा आया था 2,500 रुपये का। रसीद बुक्स हमने 900 रुपये और 850 रुपये की प्रिंट करवाई थी। और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 3,092 रुपये और बैंक में है 5,14,556 रुपये। ये 21-22 का NRPHA का है, नॉर्दर्न रेलवे का। किसी ने कुछ पूछना हो तो? NRPHA की है, अलग एसोसिएशन है जो एफिलिएटेड है इसके साथ, डीएल के साथ। ये उसका अकाउंट है। दोनों की जनरल बॉडी मीटिंग भी इकट्ठी हो रही है ना, इसमें NRPHA के लोग भी हैं। हम लोगों ने आपको पहले बताया कि पहले जब 1998 में हम लोगों की संख्या कम थी और जानकारियां भी कम थी हम लोगों के पास, तो हम लोगों ने नॉर्दर्न रेलवे लेवल पे केवल एसोसिएशन फॉर्म की थी, उसके माध्यम से काम किया। और जब लगातार काम बढ़ता गया और सभी लोगों को जानकारी मिलती गई और लोगों ने संपर्क करना शुरू किया, तो 2012 के बाद ये सोचा गया कि इंडियन रेलवे पे इसको बनाया जाए। तब 2014 में डीएल के नाम से, डिसेबल एम्प्लॉय एसोसिएशन ऑफ रेलवे के नाम से उसकी स्थापना की। NRPHA का इसलिए कंटिन्यू रखा गया है क्योंकि पूरी इंडियन रेलवे में अगर पहचान सबसे पहले बनी तो वो नॉर्दर्न रेलवे फिजिकली ये नहीं कहना नॉर्दर्न रेलवे की वजह से, उस एसोसिएशन के नाम से। आज भी रेलवे बोर्ड में सैकड़ों छुट्टियां हुए हैं जो नॉर्दर्न रेलवे फिजिकली हैंडीकैप एसोसिएशन के नाम से जाती है। अब रेलवे बोर्ड स्तर पर केवल डीआर के नाम से कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, नॉर्दर्न रेलवे के नाम से केवल नॉर्दर्न रेलवे में ही कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। अगर हम लोग रेलवे बोर्ड पे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं या किसी और मिनिस्ट्री में करते हैं या सीसीपीडी क्या करते हैं, वो सब डीआर के नाम से ही करते हैं। अब उसमें नॉर्दर्न रेलवे के नाम से केस नहीं किया जाता। अब हाँ, आप लोगों को एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, आप में से कुछ ऐसे साथी भी हैं जो 2020 में जब हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज करने का रखा था, तो इस तरह की बुक भी प्रिंट कराई थी हम लोगों ने। तो ये बुक अगर कोई लेना चाहे तो हमारे पास 10 बुक बची हुई हैं, तो इसकी एक बुक की कॉस्ट 250 रुपीज है, वो उसको देनी होगी। और इसमें डिसेबिलिटी एक्ट से लेके और बहुत सारे जो रूल्स हैं हमारे, यानी 2020 तक जो सर्कुलेट हुए थे, वो सब इसके अंदर है, उनकी सबकी फोटोकॉपियां। तो जो लोग लेना चाहें वो अभी थोड़ी देर बाद हमारे संजय डोंगा जी से संपर्क कर लेंगे, वो आपसे पैसे लेंगे, रसीद काट के देंगे आपको और एक बुक आप उनसे ले लीजिएगा। लेकिन टोटल जो है हमारे पास 10 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप लोग कोशिश ये हो कि भाई एक जॉन वाइज बांट लें आपस में या वैसे ले लें, तो आप लोग ले लीजिएगा इसको, जो लोग लेना। और एक ना हम लोगों ने अभी पोस्टर भी छपवाए थे, कुछ जो समस्याएं हमारी जो सब चीजें हैं उनको लेकर के। तो अगर आप लोग अपने अपनी जॉनल रेलवे में उनको लगाना चाहें तो वो भी संजय डोंगा जी से लेकर के जाएं ताकि वहां लगा सकें। पोस्टर की कोई कीमत नहीं है, फ्री में मिलेगा। अब मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, हर व्यक्ति कम से कम 5 पोस्टर जरूर लेके जाए अपने अपने डिवीजन में और अपने अपने ऑफिस में, उसको जरूर लगाइए इंडियन रेलवे पे। और जब आप उस पोस्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत बड़ी एक हमारी डिमांड है, जो अगर हमने इम्प्लीमेंट करवा ली तो हमारे साथ काम हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी जोनल बॉडीज हैं वो लेटर पैड हमसे लेके जाते हैं, तो लेटर पैड जो भी लेना चाहे वो मुझसे संपर्क कर लेगा, वो अपनी जोनल बॉडी अपना हमारा लेटर पैड ले जा सकते हैं। आप पोस्टर के बारे में एक बात कहना चाहूँगा सिर्फ 1 मिनट के लिए। मुझे इस बारे में कहते हुए बड़ी खुशी और अच्छा महसूस हो रहा है कि 2 ऑफिसरों ने मेरे अकाउंट्स में लगे हमारे यहाँ। एक तो मेरे अपने अकाउंट ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि मुकेश जी आपकी बड़ी सारी डिमांड लगी हुई है कि ये एक छाती से रुस्तम नहीं बने, क्यों नहीं बना रहे लोग, क्या प्रॉब्लम है इनको? मैंने कुछ नहीं सर, एक माइंडसेट बना हुआ है कि इनको कुछ नहीं देना। अगर ये लोग लाल बत्ती पे कटोरा लेके खड़े होंगे तो कुछ डाल दो, स्वर्ग पे पहुंच जाएंगे।
लेकिन अगर ये अपने एजुकेशन की या एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने सिंपल एक बात रखा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग उस पोस्टर को नहीं पढ़ते, लेकिन जो गस्टेड ऑफिसर्स तक उसको पढ़ते हैं और देखते हैं। हमारी डिप्टी सीओ जी जो जे ग्रेड ऑफिसर होती हैं, उनके पीए ने भी उनको फोटो खींच करके और दिखाया है। तो मतलब हमारे यहाँ पर इतनी जागरूकता पैदा होती है। किसका बसता है मैडम, बस रहा है किसका मोबाइल बसता है, कल लगातार बसता रहा है, इसको बंद करो। तो मेरा कहना ये है कि जब पोस्टर लगते हैं ना तो उसका असर जरूर पड़ता है, और हमारे अपने साथियों को तो जरूर पढ़ने चाहिए, हालांकि वो पढ़ते नहीं हैं ज़्यादातर, या पढ़ के अनजान बन जाते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों से वो सब कुछ शेयर करना चाहूँगा बहुत ब्रीफ शॉर्ट में, जिन बातों को लेकर के हमने पिछले 1 साल में लगातार प्रशासन से संपर्क किया। इसमें मैं नॉर्दर्न रेलवे से शुरू करूँगा और पूरी इंडियन रेलवे तक के विषय पे बात करना चाहेंगे। हम लोगों ने नॉर्दर्न रेलवे में इस बात में लगातार प्रयास किया जीएम और पीसीपीओ लेवल पे कि एक 96 से रोस्टर बने और हमारा बैक डेट से प्रमोशन के लिए भी रिजर्व रोस्टर बनने शुरू हो। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ आज की डेट में अभी, और हमने उन्होंने हमारी बात को सीपीओ आईआर के साथ जब हम लोगों की मीटिंग हुई तो उन्होंने इस बात को एग्री किया और वो तैयार हो गए इस बात के लिए कि जॉइंट रोस्टर बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों को दिखा देंगे, अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने उनको ये कहा था कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है और हमारी डिवीजन में होने भी लगा था। वो फिर रुक गया और अभी मेरी पिछले हफ्ते बात हुई थी डिप्टी सीपीओ हेडक्वार्टर जो हमारे यहाँ डिप्टी सीपीओ आरपी हैं, उन्होंने भी ये बताया कि सीनियर डीपीओ कॉन्फ्रेंस पीसीपीओ ने की थी और पूरे लगभग जो उन्होंने बताया, अगर मान लें तो उतना बड़ा ना भी सही, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बात हुई है, वरना डिप्टी सीपीओ रैंक का ऑफिसर झूठ नहीं बोलेगा, मैं इतना मान के चलता हूँ। तो सीनियर डीपीओ कॉन्फ्रेंस हमारी नॉर्दर्न रेलवे की हुई थी और उसके अंदर करीब 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन केवल डिसेबल लोगों के रोस्टर के ऊपर एपीओ आरपी ने दिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई होगी जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि काफ़ी हमारी हॉटशॉट हुई थी दिवाली के बाद उनसे कि आप लोग जो इतना बोल रहे हो उतना कुछ हो नहीं रहा। ये निश्चित बात है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पूरी इंडियन रेलवे में हलचल है, उसमें थोड़ा शायद नॉर्दर्न रेलवे में ज़्यादा है, लेकिन हलचल निश्चित रूप से है। और उम्मीद है कि शायद जब अगले साल हम लोग मिले तो काफ़ी जगहों पर रोस्टर बने हुए हैं और उसका परिणाम हम लोगों के सामने आ रहा हो। इसके अलावा जो हमने कुछ और चीज़ें रखी उसके अंदर हम लोगों ने एक परिणाम सामने आया था, उसका रीज़न जो बहुत बड़ा था कि नॉर्दर्न रेलवे में और ईस्टर्न रेलवे में हमने एक जन जागरण अभियान चलाया था अप्रैल से शुरू करके और उसको अगस्त तक चलाया था, अगस्त सितंबर में। उसमें हमने 5 बातें रखी थी प्रशासन के सामने कि एटलीस्ट ये 5 चीज़ें होनी चाहिए और उन 5 चीज़ों पे धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि जिस साल में 1996 से लेके 2022 तक यानी 26 साल से ज़्यादा तक अगर कुछ नहीं हुआ और उसमें कुछ होने लगे 5 महीने के अंदर, तो समझ लीजिए कि कम से कम बदलाव आ रहा है। वो 5 विषय थे हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे में प्रमोशन पे लागू था। इन दोनों में रोस्टर बनाना, डिसेबिलिटी रजिस्टर बनाना, ऑफिस इक्विपमेंट रिलेटेड ऑफिस रिलेटेड जो इक्विपमेंट से वो प्रोवाइड करना, और इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार जब संपर्क करते रहे और अगस्त में जाकर के जब हमने पीसीपीओ को लेटर लिखा कि लगातार 4 महीने करने के बावजूद जन जागरण अभियान और कुछ बहुत खास नजर नहीं आ रहा, तो हमने एक सर्टेन डेट दी कि इस डेट को आएंगे हम लोग और पीसीपीओ कमरे के सामने लंच में साइलेंटली खड़े होंगे बस खाली हमारे 25-30 लोग। जिस दिन वो कागज लगा उसी दिन फोन लगातार आने शुरू हो गए और उसी दिन शाम को सीपीआईआर को कह दिया गया कि आप, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव थे उनका फैमिली पिछले 1 हफ्ते से और वो छुट्टी पे थे, उनको कहा गया कि नहीं आप ज्वाइन करिए और इनसे बात करिए तुरंत। उन्होंने बात की सीपीओ एडमिन ने, सीपीओ आईआर ने, और उन्होंने आश्वासन दिया और उसका परिणाम सामने है कि इशू को हिलने लगे हैं और अगर हिलने लगे हैं तो कुछ आगे भी बढ़ रहे हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी कम से कम हेडक्वार्टर के अंदर, अभी मेरी 2 दिन पहले भी बात हुई थी, प्रमोशन लगभग रोक दी गई है सारी। उन्होंने डिवीजन्स को भी इंस्ट्रक्ट किया है कि आप पहले रोस्टर बनाइए। लेकिन फिर मैं वहीं पे बात आ रहा हूं कि हमारे जो डिवीजनों के लोग हैं उनको भी ताकत लगानी पड़ेगी, खाली एसोसिएशन के करने से कुछ नहीं होगा, इंडिविजुअल भी लगानी पड़ेगी आप लोगों को।
जैसे ही प्रमोशन कोई ऑर्डर निकलता है, जैसे ही कुछ होता है, तुरंत एप्लीकेशन दे दो, मत परेशान। इसी तरीके से हमने ऑफिस रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसको सरकार के इनके सामने प्रोविजन करने को कहा है कि आप या तो रेवेन्यू से दिलवाइए या SBF से दिलवाइए, लेकिन जिसकी जो जरूरत है वो उसके ऑफिसर्स के थ्रू दिलवाना शुरू कीजिए। उसके ऊपर भी काम चल रहा है। साइनेबल ऐप जो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, सिद्धार्थ जी ने विशेष रूप से मुझे उसके बारे में काफ़ी जानकारी दिलवाई थी। डेफ हमारे साथियों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, साइनेबल ऐप के नाम से बनी है वो। वहाँ पर अगर हमारी कोई डेफ साथी या आप भी या कोई भी उसको डाउनलोड कर लेते हैं, वो ऑन पेमेंट ऐप है, और अगर वो चाहें तो उनको इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है 6 डे की। तो हम लोगों ने, क्योंकि वो ऑन पेमेंट था तो हर एम्प्लॉय क्यों लेगा, तो हम लोगों ने रेलवे के सामने ये प्रपोजल रखा कि आप इसको हायर करिए, और हमारे जितने, क्योंकि रेलवे के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट भी है, बहुत सारे लोग स्टेशनों पे डेफ पीपल्स हमारे बाहर से आते हैं, रिजर्वेशन काउंटरों पे या गुड्स क्लर्क के पास आते हैं। तो उन लोगों को अगर साइनेबल ऐप की ये सुविधा मिल जाए तो उन लोगों से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम लोग उसके प्रति भी प्रयासरत हैं कि रेलवे के अंदर वो सब कुछ होना चाहिए। इसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग डीआर के बेस पे रेलवे बोर्ड को भी अप्रोच कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को भी हमने अप्रोच किया है, DOPT को भी अप्रोच किया है। उसका परिणाम ये हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट जो है उसने हमारे रिप्रेजेंटेशन को, जो मैंने 2 बार लगातार लिखा, तो उस रिप्रेजेंटेशन को ISL जो इंडियन साइन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट बना हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर में, उनको ट्रांसफर कर दिया है हमारा लेटर। और कोशिश मेरी है कि आने वाले 10-12 दिन के अंदर वहाँ एक बार जा करके उनसे बात करी जाए कि इस इशू के ऊपर वो कुछ ऐसा करें जिससे कि डेफ कम्युनिटी को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है अगर ये ऐप सरकार अपनी तरफ से सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक्सेसिबल करा दे, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कराए, तो उस बात पे हमारा जोर रहेगा। इसके अलावा आप में से सभी जानते हैं कि HRMS पे पूरी इंडियन रेलवे का काफ़ी जोर है। हम लोगों ने HRMS पे भी एक लेटर लिखा था और उसकी ट्रेनिंग का लेटर भी रेलवे ने निकाला कि ट्रेनिंग डिसेबल लोगों की कराई जाए। हालांकि वो बहुत सारी जगहों पर नहीं हुई, रेलवे में नॉर्मल रेलवे में भी कई जगहों पर नहीं कराई गई, लेकिन वो चिट्ठी है। लेकिन उसमें एक नई समस्या हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी जो हैं हैं उन लोगों को समस्या आने लगी, और मेरे एक नॉर्दर्न रेलवे के साथी ने मुझे बताया कि ये दिक्कत आने लगी सर। उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि उन्होंने कैप्चा लगा दिया है, तो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए कैप्चा फीड करना आसान नहीं होता, तो नहीं OTP नहीं कैप्चा, हाँ तो वो उन्होंने लगा दिया है। तो हम लोगों ने उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड लेवल पे भी और नॉर्दर्न रेलवे में भी, और मैंने ईस्टर्न रेलवे में भी आप लोगों को भेजा था, मैंने भी PCPO को लेटर लिखा है कि इस कैप्चा के साथ साथ, हाँ इस कैप्चा के साथ साथ ऑडियो कैप्शंस जो कई जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे है, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे है, जहाँ कैप्चा होता है तो VIs के लिए ऑडियो कैप्शन होते हैं वहाँ पर, जो उस कैप्चा को बोल करके बताते हैं कि ये वर्ड है। तो वो हम लोगों ने कहा है कि इसका प्रोविजन इस वेबसाइट पे करिए, तो देखते हैं उसके ऊपर कितना टाइम और कैसे होता है। इसी तरह से हम लोगों ने नॉर्दर्न रेलवे में, जिसका कि केवल नॉर्दर्न रेलवे से संबंध नहीं है, सही पूछे तो पूरी इंडियन रेलवे से संबंध है, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पूरे इंडियन रेलवे में नहीं, भारतवर्ष में शायद अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे जो हाईटेक टेक्नोलॉजी का अच्छा एक बना हुआ है सेंटर, तो वो रेलवे का न्यू दिल्ली में बना हुआ है आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर। उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आने लगी कि लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं, जैसे सभी जीवन पर हो रहे हैं, और वहाँ आज की डेट में केवल 2 स्टाफ है, एक ग्रुप डी में है और 2 ग्रुप सी में, एक मैनेजर है उनमें से और एक टेक्नीशियन है। तो बहुत बड़ी समस्या आने लगी। हालांकि उसकी समस्या का थोड़ा सा निदान टेम्परेरी ये होता है कि कुछ अप्रेंटिस आते हैं, कुछ प्राइवेट जिन फर्मों से वो लिया हुआ तो वो एडजस्टमेंट करते हैं, तो उससे हम लोगों को नुकसान होता है। जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं, कैलिपर्स वाले लोग हैं, तो वो पूरी इंडियन रेलवे से जब आते हैं तो उनके काम सफर होते हैं, जब उनको परेशान होना पड़ता है। तो हम लोगों ने उसके लिए भी लगातार नॉर्दर्न रेलवे में इस बात की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कुछ दिक्कतें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हमने PCPO को भी लिखा है और PCMD को भी लिखा है, जो कि इसके लिए कम से कम अगर अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दिक्कत है तो आप वर्क 4 पोस्ट क्रिएट करके 2-3 पोस्टें क्रिएट करके आप उनके अंदर हम लोगों की समस्या का हल करें। तो इसके लिए भी हम लोग लगातार वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं।
अभी जैसे 4% रिजर्वेशन का आप लोगों को मालूम है कि क्या हुआ। हालांकि बड़ा आसान लगता है कि ठीक है, डीओपी ने निकाला, रेलवे बोर्ड ने भी निकाल दिया, काम हो गया। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि रेलवे बोर्ड ने भी लगभग 1.5 महीने बाद कब निकाला था, जब हम लोग लगातार प्रेशर बनाते रहे, लगातार चिट्ठियाँ लिखी कि भाई ये निकल गया लेटर, आप बनाइए, इसको इशू करिए। तो जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरा लगातार संपर्क था, क्योंकि यूडीसी में पहले से केस कर रखा था, जो पुराना केस है, तब से मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ और बातों को लेकर के भी। तो उनसे संपर्क में रहा, तब जाकर के ये निकाला। उन्होंने कहा हाँ निकाल रहे हैं हम ये वो सब। और बाद में जब वो निकल के आया तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला भी था सब में कि मुझे लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कि उन्होंने केवल नॉन गस्टेड का निकाल दिया पहले, ग्रुप सी का, बाकी छोड़ दिया था। ग्रुप सी से बी का छोड़ दिया था, बी से ए का छोड़ दिया था। हम लोगों ने उसके लिए भी लेटर लिखे। फिर लेटर लिखने के साथ साथ एक आरटीआई लगाई। आप लोगों को मैं जो आपसे कह रहा था कि हम डरते नहीं है किसी से भी, वो आरटीआई खुद मैंने बनाई, संजय डोंगा जी के नाम से लगाई। एक हमने स्टाफ बेनिफिट फंड की अपने मदन लाल जी के नाम से लगाई पूरी नॉर्दर्न रेलवे में। तो जब वो आरटीआई पहुंची वहां पर तो उनके अंदर हलचल मचनी शुरू हुई, तब वो ग्रुप सी से बी वाला निकाल दिया, वो नहीं है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से अवेयर रहते हैं और लगातार उसके ऊपर करते रहते हैं, चिट्ठियां डालते रहते हैं आरटीआई के माध्यम से। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा हथियार सरकार ने आरटीआई का दिया है कि आप लोग को इस्तेमाल करिए। लेकिन एक बात और मैं थोड़ा सा आरटीआई के बारे में यहीं पे आप लोगों को बता दूं, आरटीआई केवल इन्फॉर्मेशन लेने का माध्यम है। आप अगर ये सोचेंगे कि मैंने लगा दिया रिजर्वेशन की प्रमोशन, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो केवल आपको ये बताएंगे कि रोस्टर बन रहा है या नहीं बन रहा, बस आप उस जानकारी का इस्तेमाल करिए। रोस्टर बन रहा है तो वो रोस्टर देंगे आपको, उसका इस्तेमाल करिए कि सही बन रहा है गलत बन रहा है, उसको चैलेंज करिए। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं बन रहा हमारे यहाँ, तो वो नहीं बनने वाली बात चैलेंजेबल है, क्योंकि वो तो एक तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आपने कंटेम्प्ट है, भारत सरकार का और स्टैट्यूटरी एक्ट जो हमारे बने उनका सबका कंटेम्प्ट है, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। अच्छा, पब्लिक रिवाज अलग चीज है, वो पब्लिक रिवाज अलग चीज है, वो अलग चीज है। उसके बारे में हम लोग ओपन सेशन में बात करेंगे कि क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि पहले की पीसीक्यू के साथ साथ हमने जो एचआरएमएस का कैप्चा है और साइन लैंग्वेज साइनेबल ऐप के बारे में, न केवल पर्सनल ब्रांच को पकड़ा हुआ है बल्कि हमने अपने कमर्शियल डिपार्टमेंट को भी पकड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो पब्लिक रिलेशन है वो कमर्शियल का है। सारे स्टेशन हैं, सारा सब कुछ है, वो सब उन्हीं के अंदर में आते हैं। तो हमने उनको भी पकड़ा हुआ है कि आप भी इसके ऊपर कुछ करिए। तो देखते कहाँ से क्या होगा। मतलब हम लोग हर वो अथॉरिटी के डोर को नॉक किया है जहाँ से कि हमें मदद मिल सकती है, जहाँ से हमारी समस्या का हल हो सकता है, चाहे उसमें वो कमर्शियल हो, जर्नल रेलवे का, चाहे उसमें वो पर्सनल ब्रांच हो, चाहे वो रेलवे बोर्ड हो, चाहे वो डीओपीटी हो। हमने सभी को अप्रोच किया है। तो हमने ये सोचते हुए किया है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। और उससे एक रिजल्ट को मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से वो आईएसएल को भेज दिया गया है। तो मे बी पॉसिबल वहाँ कुछ हो रहा हो, मैं ये मान के चलूँगा लगभग 1 महीना हो चुका। और अगर वहाँ नहीं हो रहा होगा तो जब हम लोग जाएंगे तो मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न रेलवे में ही आसानी से रिजर्वेशन में प्रमोशन बैकग्रेड से नहीं हो रहा। तो हमारे जो साथी डिवीजन से हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि डिवीजन की बॉडी अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन हमने सेंट्रल बॉडी की तरफ से भी नॉर्दर्न रेलवे में दिल्ली डिवीजन को, गाजियाबाद वर्कशॉप को और फिरोजपुर को, विशेष रूप से फिरोजपुर को, हमारे 2-3 साथी फिरोजपुर से भी आए हुए हैं। मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो फिरोजपुर में जाकर के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर के काम करें। फिरोजपुर के अंदर मैंने खुद चिट्ठी लिखी, हम लोगों ने डायरेक्टली लिखी, एपीओ आरपी और डिप्टी सीपीओ आरपी से लगातार संपर्क करके वहाँ से भी लेटर भिजवाया कि ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें लेटर और उसके बाद आप रिक्रूटमेंट करें। उसके बावजूद भी केवल 64 शायद वैकेंसी थी, उनमें से केवल 1 वैकेंसी हमारे लिए रिजर्व थी, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग था। और मैंने बराबर संपर्क किया और फिरोजपुर के लोगों को भी कहा कि आप कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। तो वो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि एसोसिएशन को अच्छाई और बुराई की बात नहीं सोचता कि नॉर्दर्न रेलवे की मैं बुराई कर रहा हूँ या किसी की कर रहा हूँ। मैं बड़ा दिल्ली से बैठा हुआ कहीं चिट्ठी तो लिख सकता हूँ, लेकिन वहां जाकर के फिजिकल नहीं बैठ सकता। फिरोजपुर के लोग उस चिट्ठी के ऊपर जाकर के पता तक करने नहीं गए सीनियर डीपीओ से कि भाई इसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया।
तो अगर आप उसके लिए पता तक नहीं करने जाएंगे तो आपका कोई भला नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें हैं जिन लोगों को हमें सीखना और समझना पड़ेगा, और वो शायद यहीं आकर के सीखने और समझने के लिए करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने वो ऐसे कुछ काम थे जो रेलवे अपनी जॉनल रेलवे के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंटों को भी किया। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के लेवल पे और दूसरी जोनल रेलवे को भी हमने कुछ चीजें लिखी जहां पर हमारी जोनल एग्जीक्यूटिव बॉडीज नहीं है। एक तो हमने सबसे महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों में से जो कोई अकाउंट्स से रिलेटेड हो उनको मालूम होगा कि अकाउंट्स में जो अपेंडिक्स सी का एग्जाम हो रहा है वो मर्ज किया जा रहा है और कंप्यूटर बेस्ड ऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है। तो सारी जगहों पर चल रहा है कंप्यूटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का, और हम लोगों ने उसके लिए सजेशंस भेजे कुछ जो दूसरी जगहों पर भी भेजे हैं। और जो लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, अगर उन लोगों को भी मेरी बातों से कुछ लग रहा हो कि इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो एसोसिएशन के साथ साथ उन इंडिविजुअल लोगों को भी उसके लिए फाइट करने शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम डिसेबल लोगों के लिए कहीं ना कहीं नॉन डिसेबल फ्रेंडली हो जाएगा या कहीं क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। हमने उसके अंदर कम से कम 7-8 सजेशंस लिख के भेजे थे, जिसको मैं उनमें से एक एग्जांपल के तौर पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ अकाउंट्स में और एग्जीक्यूटिव्स में 1 आर्म इफेक्टेड के लिए सारी पोस्टें आइडेंटिफाइड हैं। अगर मैं ऑर्थोपेडिक की बात करूँ तो वो लोग पेन पेपर से आसानी से पेपर दे लिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अगर वही लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम पढ़ेंगे तो केवल अगर टिक मार्क आएगा तो शायद कम दिक्कत होगी। लेकिन अगर कोई डिस्क्रिप्टिव आने लगा जो कि अकाउंट्स में आता है, तो वो व्यक्ति की स्पीड और जो दोनों हाथों से टाइप कर रहा होगा उसके में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो हमने उसमें ये डिमांड की कि जिस तरह से VIS को आप स्क्राइब प्रोवाइड करते हैं, सिमिलरली 1 आर्म इफेक्टेड को आप स्क्राइब प्रोवाइड कीजिए इन द फॉर द पर्पस ऑफ टाइपिंग ऑफ ऑन कंप्यूटर। तो इस तरह की सारी चीजें हमने वो की। दूसरा, आप लोगों को मालूम होगा कि जहां टाइपिंग की बात आ जाती है, इस तरह की बात आएगी, वहां हिंदी और इंग्लिश में भी अंतर होता है। तो हमने उसको भी डिमांड रखा है कि जो लोग हिंदी में टाइपिंग करके अपना एग्जाम देंगे उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि आप सब लोग अगर जानते हो कि टाइप टेस्ट जब लेते हैं एंट्री के टाइम पे भी, तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होता है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होता है, यानी हिंदी वाले की टाइपिंग स्पीड कम होती है। तो उसको नेचुरली टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए, वरना वो अपनी बात को पूरी तरह नहीं रख पाएगा अपने सामने। तो इस तरह की कुल मिलाकर के हम लोगों ने 8 डिमांड्स हमने रेलवे बोर्ड को भेजी थी, इसमें मार्क्स सिलेक्शन की बात भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो सिमिलरली हम लोगों ने दूसरी चीज़ों पर भी लिखा है। तो ये मेरा कहना है कि आप सब लोग इस विषय पर भी ध्यान दें कि जहाँ जहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अब हो रहे हैं, उनको जो टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं हमारी डिसेबिलिटी से संबंध समझ के, तो वो लोग हमारे को कांटेक्ट करें और बताएं कि इसमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब हम पेपर देना शुरू करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, तो हमारे सामने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी कि नहीं ये प्रॉब्लम और आ रही है, ये इसके ऊपर हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, इसके ऊपर पॉइंट आउट करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम लोग इस तरह के बेस पर वो काम करेंगे, हम लोगों को उतना ज़्यादा उसके अंदर समय मिल सकेगा। इसके अलावा वो पहले उसके अंदर ना 1 आर्म इफेक्टेड के लिए कंप्यूटर बेस्ड के लिए नहीं था। 1 आर्म इफेक्टेड को टाइप टेस्ट एग्जामिनेशन था, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने कह ही दिया तो इस समय यहीं पे उसकी बात करेंगे। तो वहाँ पर टाइप टेस्ट से उनको एग्जामिनेशन मिल जाती है मैनुअल टाइपिंग में, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन जब आप एग्जाम कंडक्ट करते टाइम एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसे सपोज क्लर्क से सीनियर क्लर्क का पेपर है, ऐसे अकाउंट्स में होता है सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम या अकाउंट ऑफिसर का एग्जाम या APO का जो एग्जाम था, उसमें हमारे यहाँ अभी अकाउंट ऑफिसर के एग्जाम के लिए भी लेटर, एक और अमेंडेड लेटर निकल गया है जिसमें डिस्क्रिप्शन ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको टाइप करना है। तो वहाँ छूट नहीं मिलेगी आपको, वहाँ या तो स्क्राइब दिया जाए हमें, वहाँ टाइप टेस्ट से छूट वाली बात नहीं है। जो वो आप कह रहे हो शायद छूट वाली बात के लिए आप नहीं कह रहे। आफ्टर सिलेक्शन ना टाइप टेस्ट ओनली, ये सिलेक्शन की बात करते हैं। मैं सिलेक्शन की बात फर्स्ट फेज में
जो आप एग्जाम देते हैं प्रमोशन के लिए या किसी अपॉइंटमेंट के लिए, सभी कंप्यूटर का एग्जाम होता है रेलवे का, नई जॉब के लिए तो कंप्यूटराइज होता है ना, वो उसकी बात करें। तो वहाँ पर वो जरूरी है। और अगर ये करना शुरू कर दिया रेलवे ने तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी नहीं वो करना। बढ़िया बात है। हाँ, अच्छी बात है। पीएच को टाइम नहीं दिया जाता। हाँ, वो 20 मिनट पर आवर होता है, वो देते हैं। लेकिन स्क्राइब जो है वो OH के लिए अलाउड था पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो एंट्री बेस था, लेकिन वो उनके लिए था जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले केस थे, जो बिल्कुल दोनों हाथों से लिख नहीं सकते थे या वो नहीं कर सकते थे। मैं कंप्यूटर पे टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वहाँ पर बड़ी अच्छी बात है। मैम क्वेश्चंस के लिए ओपन सेशन है, आप ओपन सेशन 1 घंटा मिलेगा, आप नोट करके रखिए। अभी और ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दें, जनरल बॉडी उसके बाद ना 11:30 बजे 12:30 के करीब आपको 1 घंटा क्वेश्चन ओवर ही होगा। इसके अलावा एनी रेलवे के हमारे साथियों का कहना था, तो उन लोगों के लिए भी हमने DCPO को लेटर लिखा था कि वहाँ पर SPF के थ्रू लगाई जाए कैंप वगैरह और दूसरी सारी एक्टिविटीज़, उसके लिए भी लेटर लिखा था। इसी तरीके से DOPT के जो ऑर्डर्स हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स, उनको लागू नहीं किया जा रहा, उस बात को भी रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाने के लिए हम लोग लगातार लिख रहे हैं लेटर। और जो एक और सबसे महत्वपूर्ण काम हमारी सेंट्रल बॉडी ने किया, उसमें ये था कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में आप लोगों को मालूम होगा कि नेशनल पॉलिसी का ड्राफ्ट डाला था कि जिन लोगों को सुझाव देने हैं वो उसके अंदर अपना सुझाव दें। तो वो सुझाव भी हम लोगों की तरफ से दिए गए और उसके अंदर भी हमने काफ़ी चीज़ें भेजी हैं। तो देखते हैं उसमें से क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि अभी उसका सितंबर में उसका टाइम क्लोज हुआ देने का। तो हम लोग पर्सनल मीटिंग के थ्रू भी उसमें लॉबिंग करना शुरू करेंगे कि हमारी चीज़ों को किस तरह से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो उसमें इंक्लूड किए जाए। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने दो चीज़ें और हम लोगों ने की हैं। एक तो हमने रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी नहीं है और किसी भी जॉनरल रेलवे में नहीं है। हालांकि ये बस सही है कि वो रेलवे बोर्ड को बनानी चाहिए, लेकिन मैंने जॉनरल रेलवे पे प्रेशर डालने के लिए चीफ कमिश्नर के यहाँ उसका भी केस एक फाइल किया था और उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला दिया था और रेलवे बोर्ड को नॉर्दर्न रेलवे ने फॉरवर्ड कर दिया था कि बीइंग ए जॉनरल रेलवे हम इसको फॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप फॉर्म कीजिए एज यू आर द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे बोर्ड जो है वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और वो सभी के लिए करें। तो अब उसमें हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि रेलवे बोर्ड को मैंने अभी 10 दिन पहले ही लेटर लिखा है कि आप एज ए होल सभी जॉनरल रेलों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाई है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी अगर रेलवे बोर्ड हमें जवाब नहीं देता तो अगले महीने हम लोग CCPD के यहाँ उसका केस भी फाइल कर देंगे, क्योंकि CCPD डेफिनेटली हमारे पक्ष में फैसला देंगे और फिर रेलवे बोर्ड भाग नहीं सकता उसको नॉन इम्प्लीमेंट किए। तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनानी है। आप लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है मालूम है, नहीं मालूम हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी के बारे में RPWD एक्ट और RPWD रूल दोनों में कहा गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी ये है कि, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हार्मोनिसिटी के लिए लागू करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसको RPWD एक्ट में लिखा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फ्रेम की जाए और उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से है कि जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनानी होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी का मतलब ये है कि डिसेबल लोगों को एक नॉर्मल आदमी के इक्वल लाने के लिए भारत सरकार या वो डिपार्टमेंट क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, वो सब उस इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी में डालनी होगी उनको। और उस इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी को ना केवल उसमें फ्रेम करना होगा, बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फ्रेम करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे अगर वो बनती है तो चीफ कमिश्नर को पर्सनल डिसेबिलिटी यहाँ जमा होगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेट में भी आप लोग जाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई डिपार्टमेंट बनाता है तो उसको स्टेट कमिश्नर के यहाँ जमा कराना पड़ेगा। और उसका मतलब ये हुआ कि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं ये सुविधाएं दूंगा,
या ये रिजर्वेशन लागू करूंगा या ये चीजें अपने डिसेबल एम्प्लॉयज को दूंगा, तो आप अपनी तरफ से लिख करके दे रहे हैं और फिर आप देने से मना कर देते हैं अगर किसी एम्प्लॉय को, तो आप फंस गए। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाई जाए। हालांकि अभी ये बात हुई है तो हम लोगों ने जो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी में सुझाव गए हैं उसके अंदर ये बात मेंशन की है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी डीओपीटी को दी जाए। ये बात हम लोगों ने जब पहले फ्रेम हुई थी तब भी ये कहा था, अभी दोबारा भी ये लिखा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी डीओपीटी को दी जाए और जब डीओपीटी उसको फ्रेम करे तो डिसेबल लोगों से सजेशंस मांगे जाएं कि क्या क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी में रखना है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने नॉर्दर्न रेलवे में दिया है और हमने अपने सेंट्रल बॉडी के ग्रुप में भी उसको डाला है और सुनील जी ने मुझे कहा था कि मैं 1-2 दिन के अंदर ईस्टर्न रेलवे में तो उसका रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा। जैसे कल हम लोगों ने बताया था कि रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन की बात डीओपीटी के ऑर्डर्स में कही गई है, लेकिन वो किसी भी जोनल रेलवे ने अभी तक इम्प्लीमेंट करने की तरफ या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मार्क्स रिलैक्सेशन भी एक महत्वपूर्ण विषय है और मार्क्स रिलैक्सेशन भी दिया जाना चाहिए, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने नॉर्दर्न रेलवे में लड़ाई शुरू कर दी है। आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, जिस तरह से मैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात को आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर डिसेबल लोगों का रिजर्वेशन इसलिए छोड़ दिया जाता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स की वजह से नहीं बना पाया, तो आप लोग रिप्रेजेंट करिए कि हमारे को रिलैक्सेशन दी जाए। और इवन मैं तो कह रहा हूँ नोटिफिकेशन देते ही उसमें लिखा जाए कि हमारे लिए मार्क्स रिलैक्सेशन की बात की स्थिति में लिखी। तो ये सब होना चाहिए। कैट के केस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, हम लोग उसके ऊपर लगातार फोकस कर रहे हैं और 13 तारीख की अभी डेट है आने वाले टाइम में। इसके अलावा जो हमारा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीफ कमिश्नर के हम लोग ने 3 विषय थे इस साल। एक तो नॉर्दर्न रेलवे के लिए हमने अलग से केस किया हुआ था कि एक छानने से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रोस्टर बनाया जाए और एक पूरा इंडियन रेलवे का था। तो उन दोनों के परिणाम आपको मालूम है कि दोनों के पक्ष में हमारे पक्ष में फैसले आए और कहीं ना कहीं हर जोनल रेलवे के अंदर उसे एक छानने की बात आज ऑफिसर लेवल पे होने लगी। पहले तो कोई बात ही नहीं करता था, इवन पता ही नहीं था, तो सोए हुए थे। अब कम से कम बात तो होने लगी कि भाई रिक्रूटमेंट में एक छानने से बनाना है, एक छानने से बनाना है। कोई कह रहा बना नहीं सकते, बन नहीं सकता, कोई कह रहा मुश्किल है, तो इतनी बात तो होने लगी ना कम से कम। अब हम लोग और थोड़ा सा मारेंगे धक्का तो हो सकता है दीवार बिल्कुल ही गिर जाए। तो अब मैं आप लोगों को एक और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसपे हम लोगों ने प्रयास किया था पहले भी, जीडीसी के अंदर रिजर्वेशन की बात। तो जीडीसी में रिजर्वेशन का आप लोगों को पता है पहले भी हम लोगों ने केस फाइल किया था सीसीपीडी के यहाँ और उस समय हमारे पक्ष में ही फैसला आया था। रेलवे ने उसको लागू नहीं किया था तब भी और उस समय पैसे की कमी थी, तो हम लोगों ने पैसे जब तक इकट्ठे करने शुरू किए सारे लोगों में तो लगभग 1 साल निकल चुका था। तो हम लोग उसको हाई कोर्ट में ले गए क्योंकि लॉयर से जब बात हुई एडवोकेट से तो उसने कहा कि 1 साल क्योंकि सीसीपीडी के जजमेंट हो चुका है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हाई कोर्ट में डालें और वहाँ केस डिसमिस हो जाए, क्योंकि काफ़ी पेंडिंग केस है। तो फिर हमने उसका एक ही और हाई कोर्ट में कभी भी मैटर 3-4 साल से पहले नहीं होता था। इन बिटवीन एक और भी बात सबसे अच्छी हुई कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस केस के डिसीजन को फाइनल कर चुके थे और डीओपीटी ऑर्डर निकालने की बिल्कुल स्थिति में खड़ा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने आपस में विचार किया कि और मैंने ये सुझाव रखा अपने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि अगर आप सब लोग परमिट करें तो हम पैसे खर्च करके रिस्क लेने की बजाय एक बार दोबारा से नई पेटिशन में ड्राफ्ट करता हूँ उन सब चीज़ों को लेकर के और चीफ कमिश्नर के यहाँ फाइल करते हैं। तो अगर चीफ कमिश्नर दोबारा भी हमारे पक्ष में फैसला दे देते हैं तो अब तो क्योंकि रेलवे बोर्ड प्रेशर में है तो हो सकता है हमें हाई कोर्ट या कहीं जाना ही ना पड़े, और अगर जाना भी पड़ेगा तो पैसा हमारे पास इकट्ठा हो चुका है कुछ, तो हम इमीडिएटली 1-1.5 महीने का इंतजार करके अगर रेलवे बोर्ड ये कहता है हम लागू नहीं कर सकते अभी तो हम तुरंत ही जाकर के हाई कोर्ट में केस फाइल कर दें। तो मैंने उसमें सीसीपीडी का केस फाइल किया और उसका अच्छा अक्टूबर के अंदर 3-4 अक्टूबर को मैंने ईमेल किया था और 17-18 अक्टूबर को चीफ कमिश्नर ने नोटिस इशू कर दिया था। उसके बाद 18 नवंबर को मेरे पास रेलवे बोर्ड से रिप्लाई आया था और 28-29 अक्टूबर को मैंने उसका रिजल्ट दे दिया है रेलवे बोर्ड को और सीसीपीडी को, और अब देखते हैं हियरिंग कब होगी उसकी। और मुझे पूरी आशा है अगर ईश्वर की कृपा रही तो वो हमारे पक्ष में फैसला आएगा और उसमें समझ सकते हैं कि जो उसमें डीओपीटी को रेफर कर दिया है एडवाइस के लिए, तो ये भी एक बहुत अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारे इशू के ऊपर रेलवे बोर्ड का जो रुख है वो पहले से अलग है। हमको समझ आ रहा है कि इसको हम दबा नहीं पाएंगे ज़्यादा, और उन्होंने डीओपीटी को रेफर किया और हमने
हमने भी अपने रिजल्टर में ये बात मेंशन करी है कि या तो हमारे केस का जजमेंट तुरंत किया जाए, और अगर डीओपीटी के लिए रुकना है तो डीओपीटी को पार्टी बनाकर ही सीसीपीटी अपने आप बुलाएं और ऑन स्पॉट उनसे फैसला करवाएं इसके बारे। तो ये सब जानकारी देनी थी। इसके अलावा हमारे अध्यक्ष जी का एक और कहना है, और वो बात सही भी है, कि जीडीसी के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है, और अभी भी जो लोग जिन लोगों ने डोनेशन दिया था बहुत अच्छी बात है, उनका अप्रिशिएशन है, लेकिन जो लोग नहीं दे पाए और जो देना चाहते हों वो लोग आप डोनेट कर सकते हैं अपने अपनी जॉनल लेनों के अंदर, उस तरह से आगे। तो ये हमारे पिछले एक साल में लगभग किए हुए सारे कामों का एक थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण था। इसके अलावा जो समय समय पे बात का हम लोग करते रहेंगे। और फिरोज जी हो गई बात फिरोज जी, क्या आपके लिए ये संभव है कि आप हर साल अपने साथियों से जाकर के मेंबरशिप ले पाए? नहीं, स्पेसिफिक जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ क्या संभव है हमारी जैसी डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए? एक ऐसे नहीं। अच्छा ये बताओ, उनका एक सुझाव है, अभी एक मिनट अभी हो जाएगा। एक उनका सुझाव है, सुझाव देना अच्छी बात है, सब लोग दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अकरम जी एक मिनट सुनिए, आपकी बात होगी। अच्छा, जो ये चाहते हैं कि हर साल मेंबरशिप ली जाए, वो हाथ खड़ा करें जरा। देखिए सर, 2 जनों ने खड़ा किया पूरे हॉल में, 120 में से 3 में, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके ऊपर काफी हम लोगों ने विचार करके, पहले हम हर साल लेते थे फिरोज जी, कल 5-6 साल तक हमने हर साल लिया। उसके अकाउंट नंबर ऑनलाइन नहीं होता सारा, अभी ऑनलाइन नहीं होता है, अभी मैनुअली रिसीट हमारे यहाँ बहुत कम कटती है, सब ऑनलाइन ही कैशियर के पास जाती है, डायरेक्ट संजय जी के पास, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये है कि इसको एज इट इज रखा जाए। हाँ, वो एक ही बात है, कैशियर साहब अकाउंट आप इस समय हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे कोई नहीं कर रहा है, डीआर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी डीआर हूँ, आप भी डीआर, पर्सनल अकाउंट में नहीं जाती। देना चाहेंगे, हम लोग पहले दिए थे, जो साथी डीडीसी के बेटर पर देना चाहे कंट्रीब्यूट, वो सब हाँ, वो अकाउंट नंबर है, और कैशियर से संपर्क करें, डायरेक्ट दे दें। सदस्यता सिर्फ 1 साल के लिए सेम रहता है। अच्छा ठीक है, और लाइफ टाइम में इसका मतलब ये दोनों सदस्यता को हम लोग 1 साल के लिए यही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का एफिलिएशन का था कि हमारी एसोसिएशन के साथ 2 एसोसिएशन वर्तमान में एफिलिएटेड थी, एक तो नॉर्दर्न रेलवे फिजिकली हैंडीकैप एसोसिएशन डीएल के साथ, और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे एसोसिएशन। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आगे से पूरी इंडियन रेलवे में किसी और एसोसिएशन को अगर जॉनल रेलवे में कोई है तो अपने यहाँ ना एफिलिएट करेंगे। हर जॉनल रेलवे में इन 2 के अलावा केवल डीआर के लेवल पर ही एसोसिएशन बनाई जाएगी। इसके अलावा जो एफिलिएटेड एसोसिएशन है उन पे भी हम 2-3 कंडीशन लगा रहे हैं। एक तो ये कि वो जो ईयर कलेक्शन लेती है मेंबर से, उसमें से 20 रुपए पर ईयर पर मेंबर वो डीआर को जमा कराएंगे। दूसरा ये कि जो मेंबरशिप लिस्ट होगी, पेड मेंबरशिप, उनकी मेंबरशिप लिस्ट अप्रैल में क्लोज करने के बाद विदिन 3 मंथ उसको डीआर के कैशियर को जमा कराएंगे वो, और जो अकाउंट होंगे वो भी डीआर के कैशियर को जमा कराएंगे अपनी जॉन के। तो ये कंडीशन हम उनके अंदर 3 विशेष रूप से उन जो हमारी एफिलिएटेड एसोसिएशन है उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो आप लोग उससे सहमत हैं? ऐसा कोई भी पॉइंट उन्होंने छोड़ा नहीं है जिसको कि उन्होंने टच नहीं किया। मैं 2-1 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अपने इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लिए
और अपनों के लिए, अपनों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आने वाले दिन में ये एसोसिएशन आज जिस मुकाम पे है उससे कहीं और अधिक बड़े मुकाम को पाए। और आज की जो लीडर्स हैं कल यदि न भी रहें तो आने वाला दिन एक ऐसे लीडर्स को यहाँ से तैयार कर सके जो कि इस एसोसिएशन का भविष्य हो। दोस्तों, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने आप को तैयार करना किसी भी काम के लिए जरूरी होता है। जैसे एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगी कि जब बचपन में हम लोग अपने पैर पर निर्भर नहीं थे और घर में यदि कोई निमंत्रण आता था पापा के पास, मम्मी के पास या पिताजी के पास, ये अमुक जगह पे भोज है, वहां पे जाना है, एक शादी है, विवाह है, वहां पे निमंत्रण है खाने का, तो हम लोग सुबह से ही मन बनाना तैयार कर देते थे या शाम को उस प्रीति भोज में उस निमंत्रण को अपने अनुसार बनाने के लिए जिस रूप का जरूरत है उसको सुबह से ही अपने तरह करना शुरू कर देते थे। कहने का मतलब कि अपने आप को तैयार रखते थे कि रात को यदि हमें वहां पर निमंत्रण में जाना है, भोजन करना है, तो सुबह से ही अपने पेट को खाली रखो या ऐसे अपने शरीर को बना के रखो ताकि उस भोज को मैं यदि उस भोज में मैं जा सकूं तो उस भोज का सही आनंद ले सकूं। उसी तरह आपको पहले अपने आप को ऐसा तैयार करना होगा कि हमें इस एसोसिएशन के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए ऐसा कुछ करना है जो कि आने वाले दिन में हमारे ऐसे दिव्यांग भाइयों का, विकलांग भाइयों का एक कल्याण का जगह बनेगा। दोस्तों, एक समय था एक मात्र एक ही संस्था नॉर्दर्न रेलवे में काम करती थी भारतवर्ष में पूरे, और वहां से उन्हीं को देख करके भारतवर्ष के ऊपर एक ऐसा संस्था बना जिस संस्था के अधीन आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो आप अपने आप को ऐसा तैयार करें आने वाले दिन में, ताकि आपको देखकर जो दूसरा पीढ़ी आवे वो आपसे कहीं अधिक अपने आप को तैयार करके जो भी कम अधिकार हमारी रह चुकी है या जो भी अधिकार बचा हुआ है उस अधिकार से अधिक प्राप्ति की जगह या लक्ष्य तैयार करें। दोस्तों, दो एक बातें मैं कहूंगा। यहाँ पे बहुत से स्टेट से, बहुत से जोन से लोग आए हैं। सभी लोग हिंदी समझते नहीं हैं या सभी लोग अंग्रेजी समझते नहीं हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो जिस भी जोन में क्यों ना काम करें, जिस जोन का जो हेडक्वार्टर है उसमें जितने भी ऑफिसर जानते हैं कम से कम वो हिंदी और अंग्रेजी जरूर जानते हैं। जो अदर प्रोविंस से आए हुए लोग हैं, मैं सभी लोगों को एक ही बात कहूंगा, जो हिंदी भाषी नहीं है, कि कम से कम नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज को जरूर सीखे। अपना प्रोविंशियल लैंग्वेज तो सीखेंगे ही, लेकिन जो IRS ऑफिसर है, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए आपको नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, आप उनके साथ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ बहुत सा प्रॉब्लम इसी जगह पे आता है कि हमारे बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो कि हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, वे लेकिन वहाँ की भाषा को नहीं जानते हैं। और चूंकि वे लोग वहाँ की भाषा को जानते हैं, हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए उनके साथ बैठकर कोई करस्पॉन्डेंस नहीं कर पाते थे।
ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का भी समाधान आपको निकालना होगा, इसलिए ये दो भाषा को भी सीखना जरूरी होगा। और इसीलिए आपको अपने आप को तैयार करना है कि कैसे मैं अपने आप को तैयार करूं कि मैं उनके साथ जिस भाषा में बात करने की जरूरत हो उस भाषा में बात करके मैं अपने काम को निकाल सकूं। दोस्तों, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं और बार बार एक ही बात कहूंगा कि मैं अपने जोनल हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर की दूरी पे रह के काम करता हूं। उसके बावजूद भी मैं मात्र 6 साल के भीतर, ज्यादा दिन नहीं, 6 साल के भीतर NRPHEW नॉर्दर्न रेलवे के तरफ मुकाम पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके करीब पहुंच गया हूं। और आने वाले दिन में यह मैं आश्वासन टोटल एसोसिएशन के लोगों को और हमारे स्टेज पे बैठे हुए जो जितने भी कर्णधार हैं, मैं उन लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, नौकरी ज्यादा दिन की नहीं है, 1.5 साल और बचा हुआ है। 1.5 साल में मैं ईस्टर्न रेलवे के डीएल एसोसिएशन को कम से कम इंडियन रेलवे के टोटल एसोसिएशन में एक ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा कि आने वाला दिन जो होगा सबसे उज्जवल और बड़ा होगा। क्योंकि एक 2 लाइन का एक शेर है, कहते हैं कि जो साख हिलती है वो टूटती जरूर है, जो साख हिलती है और टूटती जरूर है, और समा बुझने के पहले भड़कती जरूर है। गौर फरमाइएगा, जो साख हिलती है और टूटती जरूर है, समा बुझने के पहले भड़कती जरूर है। लाख पर्दे में कोई छुपा रुस्तम, लाख पर्दे में कोई छुपा रुस्तम, मगर बिजली जिसकी नाम है वो चमकती जरूर है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा कि आप उस बिजली की तरह बनो कि आने वाले दिन में जोन क्या टोटल रेल मोड आपको खोजे और कहे कि उस एसोसिएशन के बिना, उस व्यक्ति के बिना हमारा कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आज हमारे एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी मुकेश गुप्ता, आज यदि रेलवे बोर्ड में कोई भी डिसीजन लेना होता है या कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है, एक बार बुलावा इनका जरूर आता है। अशोक यादव जो प्रेसिडेंट है, एक बार इनको जरूर याद किया जाता है। तो दोस्तों, आप सबको, हम सबको अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि एसोसिएशन आज छोटा है, आने वाले दिन में ये एसोसिएशन हमारे 4% जो रिक्रूटमेंट है, 4% जो इंडियन रेलवे का स्ट्रेटेजी है वो पूरा करके और अपने मुकाम पर पहुंच करके इंडियन रेलवे में इस जगह को बनाए ताकि मेरा 4% माइनस न रहे। कहने का मतलब, आज यदि 15 लाख रेलवे में यदि टोटल अपॉइंटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, तो 15 लाख का 4% होता है आपको 60,000। तो कम से कम 60,000 जो जनसंख्या है उसका कम से कम 50% हमारे एसोसिएशन का मेंबर जरूर बने। इसके लिए आपको प्रयत्नशील होना है और इसके लिए आपको प्लान प्रोग्राम बना करके काम करना है। हमारे पास संख्या होगी, आने वाले दिन में अपने संख्या के आधार पर रेल के किसी भी अधिकार को मैं पाऊंगा, रेल के किसी भी अधिकार से हम वंचित नहीं रहेंगे। क्योंकि आज हमें थोड़ा गर्व भी हो रहा है, थोड़ा कमी भी महसूस हो रहा है कि जो जनसंख्या हमारे मेंबरशिप का है, उस जनसंख्या का 30% भी लोग आज इस हॉल में मौजूद नहीं है। 30% भी लोग हमारे मेंबरशिप का, टोटल कैडर का नहीं, हमारे टोटल मेंबरशिप का यदि 30% लोग आज इस हॉल में मौजूद रहते तो शायद उनको बैठने का जगह हम लोग नहीं दे पाते। मैं सब लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि जब साल में एक बार इकट्ठा होना है, साल में एक बार जब हमें इस तरफ जाना है, तो ऐसे रूप में हम आए ताकि यहाँ से कुछ लेकर जा करके अपने जोन में काम करें, अपने डिवीजन में काम करें, अपने वर्कशॉप में काम करें, तो उस मुकाम को दे पाए जिस मुकाम के लिए हम दिल्ली आते हैं। दोस्तों, हमारे भीतर कमियां बहुत हैं, कमजोरियां बहुत हैं, लेकिन उस कमजोरियों को,
उस कमियों को दूर करने का रास्ता भी हमारे पास ही है। हम यदि ठीक रहेंगे, हम अपने मनोबल को बढ़ा कर रखेंगे, हमने मन की स्थिरता को ठीक रखेंगे, हमारे भीतर यदि प्लानिंग होगा कि आने वाले दिन को हमारे एसोसिएशन के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो शायद मैं समझता हूँ कोई भी काम असंभव नहीं होगा। हम लोग यहाँ आकर कुछ सीख कर जाकर इसको अपने काम में लगाकर वहां से अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए जो करना है उसको जरूर पाएंगे। दोस्तों, समय कम है, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, आपके भीतर जो कमी है, बोलने के भड़ास को थोड़ा ठीक करें। जो कि देखा जाता है कि बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, उनके पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज रखते हुए भी जब अपने ऑफिसर के पास जाते हैं किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए, वहां पे वो कांपने लगते हैं, वहां पे जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, या निसंकोच या संकोच करते हैं या डरते हैं। मैं क्या बोलूं, इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, अगला क्या सोचेगा, अगला क्या हमको जवाब देगा। यदि मैं किसी वीक पॉइंट में आ गया, हमसे कुछ भूल हो गई, हमें कुछ कर देगा। इस सब बातों को ठीक करना होगा, इस जगह को ठीक करना होगा कि नहीं हमारे भीतर कोई कमी नहीं है, और कमी नहीं है इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा कि मैं कुछ जानता हूं, स्टडी करना होगा। आप जब स्टडी करेंगे, स्टडी करके जब किसी ऑफिसर के पास जाएंगे अपने डिमांड्स को लेकर, अपने अधिकार के लिए बात करने को लेकर, वहां पे आप बोल्ड फीलिंग्स करेंगे, बोल्ड महसूस करेंगे, और वहां पे किसी भी तरह का आलोचना करने में आपको कोई कमी अपने भीतर नजर नहीं आएगा। लेकिन यदि आपके भीतर कमजोरियां होगी, यदि आपके भीतर जानकारियां कम होगी या जानकारियों का अभाव होगा, आप उनके सामने डिस्कस नहीं कर सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते। हम यहाँ मिलाकर चले आएंगे और देखा जाएगा कि आपका काम जहां था वहीं का वहीं रह गया। इस जगह पर भी आपको अपने आप को तैयार करना है कि नहीं, हमें यदि किसी ऑफिसर के साथ बात करना है, किसी अधिकारी से बात करना है, तो अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार होकर जाना है और उससे बात करना है, तो ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन बात करना है। और आप बात भी करेंगे तो ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन बात करेंगे। आप बात वहां पर लेकिन एक टेक्नीशियन के हिसाब से, एक ओएस के हिसाब से, एक जूनियर कलर के हिसाब से बात नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि आप जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन, आप लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ऑफिशियल चेयर नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ पर एसोसिएशन चेयर जा रहे हैं। जब एसोसिएशन के चेयर से जा रहे हैं तो आपको उस आधार पर बात करना है। ऐसा भी देखा जाता है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है। मैं एक अधिकारी के घर में गया, सीपीओ रैंक के अधिकारी थे। मैं वहां पर गया, अपना परिचय दिया, अपना विजिटिंग कार्ड दिया। विजिटिंग कार्ड देने के बाद जब बुलाया, उनके पास गया, मैं चेयर खींच के बैठ गया। वो हमें बोले नहीं बैठने के लिए, ये नहीं कहा कि आप बैठिए। उनके भीतर एक अहम थी कि हो सकता है अब तो हमसे जूनियर ही है, इसको मैं बैठने के लिए क्यों बोलूं। मैं चेयर खींच के बैठा, बैठते ही साहब बोल चुके, आप बैठ गए। हाँ सर, क्यों नहीं बैठूंगा, मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन बात करने आया हूं। आपसे मैं चेयर के हिसाब से बात करने नहीं आया, एसोसिएशन के चेयर के हिसाब से बात करने आया हूं। आपसे मैं डिस्कशन करने आया हूं, किसी अधिकार के ऊपर बात करने के लिए, किसी पॉइंट्स के ऊपर बात करने के लिए। तो मैं आपसे खड़ा खड़ा बात क्यों करूंगा सर। आप जब हमें बैठने का जगह नहीं दिए, मुझे खुद अपना जगह बनाना पड़ा। ना ठीक है बैठिए। कहने का मतलब कि आपको लेकिन वैसा तैयार करना होगा, तभी आप उनके साथ बैठ करके आप बात कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है, या ऐसा भी देखा जाता है कि किसी अधिकारी से बात करने के समय आदमी खड़े खड़े बात किया, जो अधिकारी बोला उसको सुनकर चलाया, अपने बात का उनके साथ कोई प्रश्न आलोचना नहीं किया, जिससे कि उस बात का एक सोल्यूशन निकल सके, उस बात का एक सही रास्ता निकल सके। नतीजा क्या होता है, हमारा जो समस्या था वही का वही रह जाता है। इसलिए दोस्तों, जब समस्या को लेकर जाएं, एसोसिएशन के बिहाफ पे जाएं, वहां पर बैठ के अधिकारी के साथ फिनांस से बात करें। आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, एक वक्त आएगा
वो अधिकारी आपको खुद बुलाकर बैठाएगा। आपको मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपनी कुछ समस्या को लेकर मैं अपने जूनियर टीम के साथ डेप्यूटी सीपीओ के साथ बात करने गया था, सॉरी सीपीओ एडमिन के साथ। वहां पे हमारे तीनों कैटेगरी के लोग थे, वीआई भी थे, ओएच भी थे और एचएच भी थे। जो एचएच थे वो डीप थे, मिस्टर आशीष बेरा यहाँ पर हॉल में मौजूद हैं। जब वहां पे गए तो साहब सब लोगों से परिचय किए। परिचय करने के बाद बोलते हैं ये तो एचएच है, इसको रखने की जरूरत नहीं, इनको बोलिए बाहर जाने के लिए। मैं बोला कि नहीं सर, हम 3 कैटेगरी के लोग ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन बात करने आए हैं। आपके साथ अंडर द टेबल कोई एग्रीमेंट करने नहीं आया। जो भी एग्रीमेंट करने आया, जो बात करने आया हूं, अबव द टेबल बात करने आया हूं। मैं इसके सामने बात करूंगा। आप रेलवे इंटरप्रिटेशन का व्यवस्था नहीं कर सकती है, ये रेलवे की कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं। हम आए हैं अपने इंटरप्रेटर लेकर के बात करने के लिए, ताकि मैं जो बोलूंगा उसको भी इंटरप्रिटेशन कर सके और आप जो बोलेंगे उसका भी इंटरप्रिटेशन कर सके, ताकि उसके भी दिमाग में जाए कि नहीं हमारे जो और जो भाई लोग हैं जो बात कर रहे हैं हमारे अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। नहीं तो उससे क्या होगा, जब वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, जो अधिकारी बोलेगा उसको नहीं समझ पाएगा, तो उसके मन में एक दूसरी भावना उत्पन्न होगी। ये लोग कहीं दूसरी बात कर करके अपने लिए जगह बना लिए, हमारे लिए जगह नहीं बनाए। इससे क्या है, अपने भी तरह के दूसरे तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जहां पर जाए अपने पूर्ण अधिकार के साथ बात करें और पूर्ण अधिकार को लेकर वहां से लौटे और पूर्ण अधिकार के लिए ही जाए। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए अपने मन को क्रिएट कीजिए, मन को तैयार कीजिए, मन को बनाइए कि मुझे ये पाना है, चाहे जिस रूप में पाना हो, मुझे ये पाना है और पाने के लिए जो करना हो उसको कीजिए। ये बोलकर मैं अपना यही पर संक्षिप्त बात करता हूं। मैं श्री सीता जो हमारे साथियों के सबसे पसंदीदा और ताकतवर नेतृत्व करते हैं उनका, तो उनको कहूँगा कि वो कुछ अपनी तरफ से करके विचार रखें इसके साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहन जितने भी हैं यहाँ पे, बहुत सबका धन्यवाद। जी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो टॉपिक है डीयर एसोसिएशन का, जो आज जो हम बात कर रहे थे, कल जो ट्रेनिंग हुई थी, कल जो हमने लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में सीखा, जितना जाना, वो बहुत ज़रूरी था हम सभी के लिए। बट कुछ टॉपिक में अभी तक कुछ एक क्लियर नहीं समझ आता है, जैसे कि डेथ लाइन सभी लोग हैं, उनको जो क्वेश्चन करना था, और होप सो कि उनके जो कॉन्फिडेंट है वो अच्छे से बढ़ गया होगा और समय के साथ साथ जो 1 साल का समय है, फिर से जब हम मिलेंगे दोबारा तो अच्छे से जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हैं आपके सामने, सभी के पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा। आप और साथ में आपके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है और आपके पास भी बहुत सुझाव होंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो जो ये बार बार कह रहे हैं कि डर नहीं करना, हमें डरना नहीं है किसी से भी। ट्रेनिंग का मतलब कि आप सीख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए कि अपना जो लक्ष्य है उसे कैसे प्राप्त कर सकें। और उसको प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले जितने भी ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े डीओ वगैरह जितने भी हैं, उनसे बात करना होगा। और बात करने के लिए आत्मनिर्भर और बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए उसको बात करने के लिए। जो भी पढ़ाई करनी है अपना होमवर्क करके जाएंगे, क्या बात करनी है, आज ट्रेनिंग में सीखा आपने, कल ट्रेनिंग में सीखा, जो भी होगा तो प्रैक्टिस करना है। 1 साल 2 साल से ऐसा अपने आप में उसमें विशेषज्ञ बन जाएंगे। जितने भी डिसेबिलिटी ग्रुप हैं सभी, हाँ जानते हैं थोड़ा एक डर रहता है कैसे करेंगे, बहुत बड़े हैं कैसे करें, क्या नहीं, वो हटाइए, डर को बाहर निकालिए, कोशिश करिए, जानिए और फिर क्वेश्चन आंसर करिए। 1 महीने 2 महीने में ट्रेनिंग होगी, उसके बाद से फिर आप अच्छे से बात कर पाएंगे और अपनी बातों को आगे रख के सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। और ये एक की जिम्मेदारी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। जैसे कि गवर्नमेंट में जैसे वोट हो गया, चाहे कुछ हो गया, उसमें कुछ भी हो, ब्लाइंड हो, जैसे जो सभी
उनको वो एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए और वो ऑनलाइन को सारी चीज़ें बताएंगे। अगर वेबसाइट